हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ। क्या बोला? लेक्चर नंबर 1 के साथ। किस चीज का लेक्चर भैया? अरे भैया बात को सुनना। मेरा नाम अश्मीत सिंह, मैं सबको वेलकम करता हूं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑडिट। लेट्स स्टार्ट ऑडिट। सीए इंटर के पेपर नंबर 6 के बारे में आज हम बात करने जाएंगे, ग्रुप नंबर 2। अगर आपका सीए इंटर ग्रुप 2 है तो आपके लिए ये लेक्चर जरूरी है। अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं, ग्रुप 2 का पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 1 की शुरुआत करवाऊंगा ऑडिटिंग के बारे में, लेकिन किताब में जो लिखा है वो तो बाद में पढ़ेंगे। पहले मेरा सवाल, ऑडिट क्या होता है? आई रिपीट, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या होता है? अरे बाद में पढ़ेंगे। ऑडिट कौन लाया? बाद में पढ़ेंगे। ऑडिट कहां से आया? अरे भैया बोला ना सब कुछ बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे वेलकम तो करने दो। प्लीज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑडिट बाय अश्मीत सिंह। मैं हाथ जोड़ देता हूं आप लोग के आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वेलकम हो गया? हो गया वेलकम? चलो अभी मेरा डाउट, मैंने लिखा ऑडिट क्या है। कोई किताब की डेफिनेशन नहीं, तुम्हारे स्टडी मैट में जो डेफिनेशन लिखी है मैं भी उसके बारे में कोई बात नहीं करने लगा। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, ऑडिट क्या है? क्या अपने डे टू डे लाइफ में तुमने कभी वर्ड सुने हैं ऑडिट? कभी सुना है ऑडिट? ऑडिट ये ऑडिट है क्या? ऑडिट है क्या? मेरा सवाल, सुना है वर्ड आपने ऑडिट? ऑडिट क्या है भैया? ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, ये क्या मतलब? जैसे सब्जी वाला बोलते हैं ना, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ऐसे सीए लोग ना कंपनीज के बाहर जाके बोलते हैं ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो। गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट भी आ जाती है, टैक्स ऑडिट करवा लो, टैक्स ऑडिट करवा लो। ये बच्चे इंटर्नशिप पे जाते हैं, बोलते हैं हम ना स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जा रहे हैं, हम ना बैंक ऑडिट करने जा रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंट कंप्यूटर वाले बच्चे पता क्या बोलते हैं? हम ना फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। अरे भैया यार, ये इतनी ज्यादा अहमियत इस सब्जेक्ट की ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग सीए बनने के बाद ऑडिट ही तो कर रहे हैं, ये ऑडिट है क्या? मेरा सवाल समझ आया? व्हाट इज ऑडिट? जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग इतनी पढ़ाई, आप लोग इतना पढ़ रहे हैं, देखो ना फाउंडेशन इंटरफाइनल कितना पढ़ते हो आप लोग, ऊपर से इतनी लंबी लंबी ट्रेनिंग्स आप कर रहे हो, किसके लिए? ऑडिट के लिए तो ना, ताकि आपको ऑडिट मिले लाइफ में करने को। तो सबका मन में देखो, फाउंडेशन लेवल पे अपन लोगों ने ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा ऑडिट, इंटर लेवल पे पढ़ेंगे ऑडिट को। मेरा सबसे पहला सवाल सब लोगों से, भाई और बहनों, ऑडिट क्या है? तो आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया, आप पढ़ लो। किसी चीज की चेकिंग करना। हिंदी इंग्लिश चलेगी, इज इट ओके? जब बुकिश पढ़ाऊंगा तो किताब की लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, लेकिन जब समझा रहा हूंगा तो देसी लैंग्वेज। इज इट ओके टू ऑल? मेरा डाउट, व्हाट इज ऑडिट? मैंने जवाब लिखा, किसी चीज की चेकिंग करना। अगर आप किसी चीज को चेक कर रहे हो तो आप ऑडिट कर रहे हो भाई और बहनों। सर क्या ये बुकिश लैंग्वेज है? नो। सर ये इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन है? नो 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 नो, ये एक देसी मीनिंग है। व्हाट इज ऑडिट? किसी चीज को चेक करना। अगर मैं कोई चीज चेक कर रहा हूं तो वो ऑडिट है। अब इसका मतलब क्या है? मुझे जवाब दीजिए। कोई भी चीज चेक करना क्या ऑडिट होता है? यस। शाम को घर गया, बीवी ने बोला सरदार जी, मैंने कहा हाँ जी। बोली बटर चिकन बनाया है। अब हम सरदारों में ना, बटर चिकन तो आए हो पंजाबियों में, सरदारों में तो बहुत चलता है, या चलो वेज वाले बच्चे भी होंगे। सरदार जी मैंने ना वो बनाया है, क्या कहते हैं आपका, पनीर। मैंने कहा ठीक है पनीर, कौन सा पनीर? बोली शाही पनीर बनाया है, शाही पनीर। हाय बेटा मेरे को एग्जांपल वो लेने दो ना जिसमें सब लोग इंटरेस्टेड हो। तो शाही पनीर बनाया, कहते सरदार जी खा के बताना। अब मैं एक चम्मच उससे लेके खाया, मैंने कहा वाह बहुत स्वाद बना। बेटा मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ, चेक तो कुछ कर रहा हूँ ना, मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ, यानी मैं तो ऑडिट कर रहा हूँ। ऑडिट का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज की चेकिंग करना। आप कोई भी चीज चेक कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो भाई और बहनों। स्कूल लेवल पे हम लोग पेपर देते थे, स्कूल लेवल पे हमारे क्लास टीचर्स उनको चेक करती थी, हमारी टीचर्स हमारा ऑडिट ही तो कर रही होती थी। तो व्हाट इज ऑडिट? कोई आपसे पूछे जवाब क्या दोगे? मेरे साथ बोलो। ओए क्लास को ना, मेरे को जब मेरी क्लास को सुन रहे हो ना, तो बेटा थोड़ा जोश में रहना। ये नहीं कि हाय सर बोलते रहो हम सुन रहे हैं, आंखें बंद हो रही है, साथ में चिप्स का पैकेट खुला है। सी डोंट स्टडी लाइक दिस। छोड़ दो, बंद कर दो क्लास को। लेकिन अगर मेरे को सुनना है तो थोड़ा एक्टिवली मेरे साथ बोलो, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या है? किसी चीज की चेकिंग करना। किस चीज की चेकिंग करना? सेकंड क्वेश्चन,
किस चीज की चेकिंग करना, तो जवाब आपके सामने लिखा, अकाउंट्स की भी चेकिंग हो सकती है, इन्वायरमेंट की भी चेकिंग हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की भी चेकिंग हो सकती है, सेफ्टी को लेके भी कोई चेकिंग करवा सकता है, एक्सेट्रा। अरे भैया किसी भी चीज की चेकिंग हो सकती है, यानी किसी भी चीज का ऑडिट हो सकता है। पहला नंबर मैंने लिखा अकाउंट्स, आप देख ले आपके सामने स्लाइड खुली हुई है, अकाउंट्स का ऑडिट हो सकता है। सर अकाउंट्स का ऑडिट हो सकता है, हाँ बेटे अकाउंट्स का ऑडिट तो होता है, यही तो हमने डिटेल में पढ़ना है आज की क्लास में। आप हमारे सिलेबस में अकाउंट्स का ही तो ऑडिट है। जो अकाउंट्स आप लोग बनाना सीख रहे हैं 11वीं क्लास से, क्या उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए कि आप लोग अकाउंट सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं? जो पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग बना रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं? उसकी चेकिंग कौन करेगा? उसकी चेकिंग ऑडिटर करेगा। चेक करने वाला कौन होगा? ऑडिटर। अकाउंट्स के अलावा और किस चीज की चेकिंग हो सकती है? ऑडिट तो एनवायरमेंट का भी हो सकता है। इन्वायरमेंट का ऑडिट, ये कैसा मतलब हुआ सर, जरा बताइए। बेटे मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ क्या होता है बेटा, जब ये नवंबर दिसंबर का, अक्टूबर नवंबर का महीना आता है ना, तो वो स्मोग इन्वायरमेंट में स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, काला काला सा हो जाता है सारी जगह पे। तो अब हमारी गवर्नमेंट बोली कि अक्टूबर में चलो इन्वायरमेंट का ऑडिट करें, देखें जरा कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया दिल्ली में। आता है ना न्यूज़ में, पीएम पार्टिकल लेवल 2.5 हो गया, 3.5। भैया मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, न्यूज़ में आता नहीं है पोल्यूशन आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा था। कैसे पता लगा? पोल्यूशन, इन्वायरमेंट का ऑडिट हुआ होगा, इन्वायरमेंट की चेकिंग हुई होगी। क्या ये सीए लोग करते हैं? नहीं सर, सीए लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में क्या नॉलेज? इन्वायरमेंट की चेकिंग तो इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट्स करेंगे। तो ऑडिट तो इन्वायरमेंट का भी हो सकता है या नहीं, आप बताइए। थर्ड सवाल, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके ऑडिट करवाया जा सकता है। अब सपोज करिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, मुझे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करानी है कि मेरा प्रोडक्ट कमजोर तो नहीं है, मैं उसका ऑडिट करवा सकता हूं। एग्जाम्पल मैं लैपटॉप बनाता हूँ, ठीक है, मेरा नाम मैं कंपनी हूँ, मैं लैपटॉप्स बनाती हूँ, तो मेरा लैपटॉप की क्वालिटी कैसी है? मैंने लैपटॉप एक्सपर्ट्स बुलाए 4-5, उनको बोला मेरा लैपटॉप चेक करिए, बताइए कि ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है क्वालिटी वाइज परफेक्ट है। क्वालिटी ऑडिट हो सकता है, कॉमा सेफ्टी का भी ऑडिट हो सकता है, किसी चीज की सेफ्टी को लेकर ऑडिट हो सकता है। जैसे अभी मान लो कोविड चल रहा है, अब कोविड खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इज इट ओके? अब मान लो गवर्नमेंट कोविड सेफ्टी ऑडिट करवा सकती है, पता कर सकती है कि आजकल बाहर के क्या हालात है, क्या लोगों को मास्क उतार देना चाहिए, मास्क जो हम लोगों ने बांध रखा है मुंह पे, क्या उतार देना या चाहिए या नहीं चाहिए? गवर्नमेंट इसका भी ऑडिट करवा सकती है। तो ऑडिट तो किसी भी चीज का हो सकता है बेटा, ये मत बोलना आप। इज इट ओके? आपके कोर्स में सिर्फ एक ही ऑडिट है, वो है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल मतलब अकाउंट्स का ऑडिट। मैंने देखो लाइन लिखी बोर्ड पे, आप पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट की बात करेंगे। फाइनेंशियल मतलब हम एनवायरमेंट के ऑडिट की बात, प्रोडक्ट के ऑडिट की बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ अकाउंट्स के ऑडिट के ऊपर होगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हमारी कंपनीज ने बनाए हैं, हमारे क्लाइंट्स ने बनाए हैं, हम उनके अकाउंट्स चेक करेंगे, क्या अकाउंट सही से बना है या नहीं बना। कम ऑन, 3 बुलेट्स आपके सामने, मेरे साथ साथ बोलो, व्हाट इज ऑडिट? सर किसी चीज को चेक करना। किस चीज का ऑडिट हो सकता है? सर ऑडिट तो किसी भी चीज का हो सकता है। थर्ड सवाल, हमारा फोकस किस चीज पे रहेगा? बिकॉज वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पे रहेगा। कौन सी चीज के ऑडिट पे? अकाउंट्स के ऑडिट पे। इज इट ओके टू ऑल? बोलो। अब मेरा अगला सवाल, स्लाइड चेंज हो गई है, आई होप। सर उस स्लाइड पे कुछ नोट करने को था? ना ना ना, कोई नोट करने को कुछ नहीं था। ऑडिट आया कहां से? सवाल उठा भी है, ऑडिट आया कहां से? मुद्दे की बात। आई रिपीट माय वर्ड्स, ये ऑडिट आया कहां से? पंजाब से आया, हिमाचल से आया, यूपी से आया, बिहार से आया? कहां से आया? अंग्रेज लेकर आए या मुगल लेकर आए? कौन लेकर आया इंडिया में ऑडिट को? ये जो ऑडिट हम लोग पढ़ रहे हैं, चेकिंग करना, ये परंपरा आखिर शुरू कहां से हुई भाई लोग? तो जवाब मैं आपको देता हूं। बहुत पुरानी बातें हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अर्ली रूलर्स, जो पुराने जमाने के राजा महाराजा लोग होते थे, वो भी चेकिंग करवाते थे अपने हिसाब किताब की। वो लोग कम से कम 2 लोग रखते थे वेरीफाई करने को। सपोज मैं एक राजा हूं, मैंने 2 लोग रखे, कम से कम 2 लोग, ज्यादा भी रख सकता हूं मैंने तो कम से कम 2 लोग रखे, राम और श्याम। राम को श्याम के बारे में नहीं पता, श्याम को राम के बारे में नहीं पता। मैं एक राजा हूं, मैंने राम को बोला जाओ हमारा हिसाब किताब सारा चेक करो, देखो सब कुछ सही है। इधर श्याम को भी भेजा, जाओ श्याम तुम भी चेक करो। अब राम को श्याम के बारे में नहीं बताया, श्याम को राम के बारे में नहीं बताया, दोनों को बोला हमारा राज जितना भी राज खजाना है सारा चेक करो, खर्चे चेक करो। राम अपना काम की रिपोर्ट मुझे ला के देगा, शाम अपनी रिपोर्ट लाके देखेगा। मैं दोनों की रिपोर्ट पढ़ के पता करूंगा क्या दोनों में से किसी की रिपोर्ट मिसमैच तो नहीं कर रही। मान लो राम कहता है हिसाब बिल्कुल ठीक है, शाम की रिपोर्ट आई हिसाब में गड़बड़ है। अब क्या बात है भैया, राजा महाराजा पकड़ लेते थे
कि या तो राम गलत बोल रहा है या श्याम गलत बोल रहा है। क्या बात क्लियर? अगर राम श्याम को नहीं बताते थे, राम को कभी नहीं बताया जाता था कि श्याम नाम का कोई बंदा भी है जो चेकिंग कर रहा है, श्याम को कभी नहीं बताया जाता था कि राम नाम का कोई बंदा भी है जो चेकिंग कर रहा है। बिकॉज अगर इन दोनों को पता होगा कि राम को पता है श्याम है, श्याम को पता है राम है, तो ये दोनों आपस में सेटिंग कर लेंगे, दोनों कहेंगे, दोनों मिलकर एक ही रिपोर्ट बना देते हैं ना, सेम रिपोर्ट। राजा को क्या पता लग रहा है? तो राजा महाराजा 2 लोग कम से कम रखते थे। अगर उनका राजपाट बहुत ज्यादा होता था तो 4 लोग 6 लोग, मतलब 2 के मल्टीपल में लोग बढ़ाते रहते थे जो चेकिंग करते थे। क्या बात क्लियर? तो मेरा सवाल, ये तो राजा महाराजों के समय से चलता आ रहा है ऑडिट। ऐसा मत बोलना कि ऑडिट तुम्हारे सिलेबस में आया या इंडिया में 10, 15, 20 साल पहले आया। इंडिया में तो बेटा हिस्ट्री की बात करें तो पुराने जमाने के राजा महाराजा भी ऑडिट कराते थे। मौर्यन कल्चर की बात करें, ग्रीक कल्चर की बात करें या रोमन एम्पायर्स की बात करें, ये जितने भी एम्पायर हमने हिस्ट्री की क्लास में पढ़े हैं ना बेटा, ये सब लोग ऑडिट करवाते थे। इनके पास तो एक पूरा प्रॉपर सिस्टम था। ये अपना पब्लिक सरकार, ये जितने भी एम्पायर थे, सपोज मैं रोमन्स की बात करूं, रोमन्स की टोटल रेवेन्यू जितना भी पैसा उनके पास था या जो भी वो खर्चा करते थे उसका प्रॉपर वो ऑडिट करवाया करते थे। क्या बात क्लियर? ये सब एम्पायर्स की किताबें अगर आप हिस्ट्री की पढ़े तो सब में लिखा है कि इनके हिसाब किताब बनते थे। भाई हिसाब किताब तो होता होगा ना, उसका चेकिंग करवाया जाता था। हिस्ट्री तो ये भी कहती है कि इंडिया में प्राइवेट बिजनेसेस, जो छोटे मोटे बिजनेसेस थे पहले ज़माने में, उनको भी ऑडिट कराने को रियासत के राजा लोग बोलते थे। सपोज मान लो पंजाब एक रियासत है, तो पंजाब के राजा ने बोल दिया कि हमारी रियासत में जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं उन्हें भी ऑडिट करवाना होगा। हिस्ट्री कहती है बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन को भी ऑडिट करवाना होता था। क्या बात क्लियर? प्राइवेट बिजनेसेस के लिए भी ऑडिट कंपलसरी था। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम थे, अब एक दुकानदार बोला राजा को, पंजाब का एक दुकानदार है, वो राजा को बोला महाराज आपने बोल तो दिया ऑडिट करवाना है और हमारा तो ट्रांजैक्शंस ही बहुत कम है, हमने तो पूरा साल में मुश्किल से 10,000 रुपए की सेल करी और 5,000 का खर्चा किया, प्रॉफिट 5,000 ही कमाया। तो राजा महाराजा क्या बोलते थे, भैया ऑडिट तो करवाना पड़ेगा तुम लोगों को। अब जो ऑडिट करने उस जमाने में आता है, मैंने किताबें पढ़ी, मैं किताबों में से बता रहा हूँ, कहते हैं जब उस जमाने में राजा महाराजा ऑडिटर अपॉइंट करते थे। आई होप आपको वर्ड समझ आ रहा है। ऑडिटर किसको बोलते हैं? जो इंसान चेक करे। कहते हैं जब वो ऑडिटर आता था चेकिंग करने तो दुकानदार लोग खड़े हो जाते थे। एक दुकानदार खड़ा हो गया, बोला बाबूजी अब मेरे सेल 20,000 रुपए की, मेरा खर्चा 10,000 रुपए का। दुकानदार सुनाता था, ऑडिटर सुन के लिख लेता था, ठीक है ओके चेक, चलो अगला दुकानदार। ऑडिटर सुन सुन के नोट कर लेता था, ठीक है तुम्हारा इतना खर्चा, तुम्हारी इतनी सेल, तुम्हारा इतना प्रॉफिट, ओके चलो। तो देखो मैंने लिखा प्राइवेट बिजनेसेस ऑडिट कंपलसरी था सिंस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वर लो, सो एग्जामिनर यूज्ड टू हियर देयर अकाउंट्स। समझ आ रहा है? एग्जामिनर मतलब ऑडिटर, एग्जामिनर सुन लेता था, वो पढ़ते थे खड़े होकर। दुकानदार बोलते थे बाबूजी हमने 20,000 का माल बेचा। भाई उस जमाने में कहते थे ना, लोग शरीफ होते थे, लोग झूठ थोड़े ना बोलते थे। 20,000 का 25,000 का सामान बेच के झूठ बोल दो 20,000 का बेचा, ऐसा नहीं होता था। लोग ईमानदारी से बोलते थे बाबूजी 20,000 का सामान बेचा, 15,000 का खर्चा किया, 5,000 कमाया। ऑडिटर सुन लेता था, बोलता था ठीक है मैं नोट कर रहा हूँ, ओके चलो अगला दुकानदार तू बता भाई। कुछ इस तरह से वो लोग बोलते थे, ऑडिटर सुनता था। क्या बात क्लियर? तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑडिट पुराना कंसेप्ट है बेटा। देखो ऑडिट एक लैटिन वर्ड ओडायर से डिराइव हुआ है। लैटिन भाषा में एक मतलब वर्ड है ओडायर, AUDIRE, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। इस लैटिन वर्ड का मतलब है सुनना। तो ऑडिट डिराइव ही वर्ड ओडायर से, और ओडायर का मतलब क्या है? सुनना। क्या मेरी बात समझ आया? देखो कुछ इस तरह से एक दुकानदार पढ़ के सुना रहा है, दुकानदार कह रहा है सुन बे, ऑडिटर सुन ले। ऑडिटर क्या बोल रहा है? सुना बे सुना। तो कुछ इस तरह से होता था उस जमाने में, तो अभी तो लैटिन वर्ड ओडायर से डिराइव किया गया। दिस शुड बी नोटेड, प्लीज नोटेड डाउन। एक नोट लिखो, आपके पास जो बुक या नोट्स अवेलेबल होंगे तो उस पर लिखो प्लीज, फटाफट लिखिए। द वर्ड ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, द वर्ड ऑडिट हैज बीन derived from a Latin word odire. The word audit has been derived from a Latin word odire, which means to hear. ये बात नोट करने वाली है, तुम्हारे पूरे स्टडी मैट में ना कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए नॉलेज पर्पस के लिए कि ऑडिट आया कहां से था। Is it okay? I repeat, the word audit has been derived from a Latin word odire. Is it okay? तो मेरा डाउट, आई होप आपको क्लियर है। कम ऑन लेट्स सम अप। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट का मतलब चेक करना, किसी भी चीज की चेकिंग करना ऑडिट होता है। ऑडिट कहां से आया? ऑडिट सर बहुत पुराना कल्चर है इंडिया के अंदर, राजा महाराजों के समय से चलता आ रहा है। मौर्यन एम्पायर्स, ग्रीक एम्पायर्स में भी ऑडिट हुआ करता था।
ऑडिट डेराइव कौन से वर्ड से हुआ? ऑडिट एक लैटिन वर्ड ऑडायर से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है हेयर करना। जैसे ये अकाउंटेंट, ये दुकानदार साहब बैठे, ये बुढ़े से अंकल जो कह रहे सुन भाई सुन, अकाउंट ऑडिटर सुन, ऑडिटर कान लगा के बोल रहा सुना भाई सुना। आई होप आपको क्लियर है इतनी सी बात। तो कैन वी मूव? ओके क्लास, चलिए मेरा सवाल अब हमारे कंपनीज एक्ट की तरफ मूव करते हैं। कॉमन कॉमन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कहां से आया मेरे दिमाग में? क्योंकि इंडिया में सबसे पहले ऑडिट कराना जरूरी है कंपनीज के लिए। क्या सोल प्रोप्राइटर्स भी ऑडिट करवाते हैं? क्या उनका भी हिसाब किताब चेक होता है? क्या पार्टनरशिप फर्म्स का भी हिसाब किताब चेक होता है? बेटे वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कंपनीज की बात करते हैं। इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, जैसी मर्जी कंपनी, छोटी कंपनी ओपीसी, स्मॉल कंपनी, बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, सबके लिए ऑडिट करवाना जरूरी है। ऐसा मत सोचना कि किसी कंपनी को एग्जम्पशन है। इट इज कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड। उसे अपने अकाउंट्स की चेकिंग करवानी जरूरी है, क्या उसके अकाउंट सही है। इंडिया में कल्चर कहां से आया? देखिए, इंडिया में अंग्रेजों ने कंपनीज एक्ट लगाया था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1857। अगर आप लोग लॉ पढ़ते हैं तो प्रीवियस कंपनी लॉ की डेफिनेशन में ये वर्ड आता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1857। इस एक्ट में क्लियरली लिखा था कि इंडिया में कंपनीज को ऑडिट कराना ऑप्शनल है। मतलब कंपनीज एक्ट 1857 में इंडिया में इस एक्ट के हिसाब से चले तो इंडिया में ऑडिट करवाना कोई जरूरी नहीं था कंपनीज के लिए, अंग्रेजों के राज में। लेकिन जब उसके बाद अगला लॉ आया, अगला लॉ तो 1886 में शायद आया था, 60s में भी आया, 80s में भी आया, छोड़िए। उसके बाद एक लॉ आया इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। आज से तकरीबन 110-15 साल पहले की बात है। इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 जब आया, इस लॉ में लिख दिया गया ऑडिट वाज मेड कंपलसरी फॉर कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट 1913 से इंडिया में ऑडिट करवाना कंपलसरी हो गया। आज 2020 चल रहा है, आज तुम्हें कोई बोले ना इज इट कंपलसरी फॉर कंपनीज टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, तो जवाब देना कि अबे ओए 100 साल पहले से कंपलसरी हुआ पड़ा है कंपनीज के लिए तो ऑडिट करवाना। क्या बात क्लियर? कंपनीज एक्ट 1913 ने ही कंपलसरी कर दिया था। इसके बाद 1956 आया, फिर 2013 वाला कंपनीज एक्ट अभी आ गया। भैया 1913 से कंपलसरी है, जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं उनके लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है। इज इट ओके? क्या बात समझ आ गया इतना आप लोग को? तो मैंने आपको कंपनीज एक्ट की बात समझा दी। चलिए मूव करती। तो मेरा डाउट, सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार पूछता हूँ, व्हाट इज ऑडिट? सर ऑडिट का मतलब किसी चीज की चेकिंग करना। जब हम कोई चीज चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ऑडिट कर रहे हैं। इज इट ओके? मेरा सवाल, आप ये बात नोट कर सकते हैं कि इंडिया में ऑडिट कौन कंपनीज के लिए ऑडिट कराना कब से कंपलसरी हुआ था? आप नाइट नोट कर लो ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ। आप नोट, एक नोट बनाओ, लिखो इन इंडिया, come on fast, in India it was made compulsory for companies. It was made compulsory for companies. I repeat, in India it was made compulsory for companies. I repeat, in India it was made compulsory for companies to get their accounts audited. बाय किस एक्ट ने कंपलसरी किया था? बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। क्या बात क्लियर है अपने को ये वाली? तो कौन सी एक्ट ने कंपलसरी किया था ये बात भी समझ आ गई है आप लोगों को। मूविंग टूवर्ड सिलेबस ना, नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिलेबस। सर सिलेबस हमें लिखना चाहिए? यस बेटा, मैं रीजन दूंगा अभी 2 मिनट। ये वो इतना लंबा सिलेबस नहीं है आपका जो आप सोच रहे हैं। देखो बेटा, ऑडिट के सिलेबस में 13 चैप्टर्स है। ये आप नोट कर लेना, मैं 2 मिनट स्लाइड आपके लिए छोड़ दूंगा, पहले मुझे समझाने दो। पेन छोड़ दो प्लीज, पेन छोड़ दो सब लोग, मेरी बात सुनो। सिलेबस की बात करें, 13 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस पे। आप अपना स्टडी मैट खोल के देख सकते हैं, आपके पास टोटल 4 स्टडी मैट्स आए होंगे ऑडिट के। स्टडी मैट 1, स्टडी मैट 2 खोलिए। अगर आप मेरे वाले नहीं, जो सीए इंस्टीट्यूट ने आपको दिए, वो टोटल 4 स्टडी मैट होंगे आपके पास। स्टडी मैट 1, स्टडी मैट 2 और 2 होंगे आपके पास प्रोनाउंसमेंट 1, प्रोनाउंसमेंट 2। टोटल 4 बुक्स आई होंगी आपके पास ऑडिट की। घबराना मत देख के, इतना कोई बात नहीं, कवर करेंगे। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, तो ऑडिट के सिलेबस की अगर हम बात करें तो 13 चैप्टर्स हैं बेटा। इज इट ओके? मेरा सवाल,
अब अगर हम चैप्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करें ना, तो ये चैप्टर्स हैं आपके पूरे सिलेबस को मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, बात ही खत्म। पहला बेसिक्स, फिर मैनर टू कंडक्ट, फिर रिपोर्ट, फिर डिफरेंट एंटिटीज। आइए समझा दूं 1 मिनट आपको। बेटा पहले हम आपको सिखाएंगे बेसिक्स, ऑडिट के बेसिक्स, कुछ वर्ड सिखाएंगे, कुछ टेक्निक सिखाएंगे, बेसिक सारा ऑडिट का सिखाएंगे। बेसिक्स में आपके शुरू के 8 चैप्टर्स, चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 आपको सिर्फ ऑडिट के बेसिक्स ही सिखा रहा है। हाँ, आपके शुरू के 8 चैप्टर्स आपको ऑडिट के बेसिक्स ही तो सिखा रहे हैं। इज इट ओके? उसके बाद आपको जब बेसिक समझ आ जाएंगे, फिर आपको ऑडिट करने का तरीका सिखाया जाएगा, मैनर टू कंडक्ट ऑडिट, प्रैक्टिकली समझाया जाएगा ऑडिट कैसे करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 आपका जो है वो आपको मैनर टू कंडक्ट सिखाएगा। व्हाट इज द मैनर टू कंडक्ट ऑडिट, मैं आपको सिखाऊंगा 9 चैप्टर में कि सेल्स को कैसे चेक करते हैं, परचेज का ऑडिट कैसे करना है, रेंट का ऑडिट कैसे करना है, सैलरी का ऑडिट कैसे करना है, मतलब ऑडिट करने की पूरी मैनर आपको चैप्टर नंबर 9 में सिखाई जाएगी। तो चैप्टर 1 to 8, कम ऑन, इट इज बेसिक। आप लिख सकते हो बेसिक्स के, जब आप बेसिक्स लिखोगे तो बेसिक्स के साथ लिख सकते हो चैप्टर 1 to 8। इज इट ओके? मैनर टू कंडक्ट जब आप लिखोगे तो चैप्टर नंबर 9 हो गया मैनर टू कंडक्ट। बेटे जब आपको ऑडिट करना आ गया, फिर आप रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाई जाती है ऑडिट करने के बाद, हम बात करेंगे, अभी मैं इस पर कुछ डिटेल में नहीं बोलना चाहता। ऑडिट होगा, ऑडिट पे रिपोर्ट बनाई जाएगी, रिपोर्ट का चैप्टर 11 है। तो चैप्टर 1 to 8 बेसिक्स हो गए, 9 आपका मैनर टू कंडक्ट हो गया, और 10 बीच में छोड़ दिया मैंने, 11 हो गया रिपोर्ट। अब रह कौन सा गया? बीच में 10 रह गया, और लास्ट के 2 रह गए 12, 13। 10, 12, 13 ये 3 चैप्टर्स डिफरेंट एंटिटीज के अंदर डाल दो। डिफरेंट एंटिटीज का मतलब क्या है? आपको कंपनीज का ऑडिट सिखाया जाएगा चैप्टर नंबर 10 में, बैंक ऑडिट सिखाया जाएगा 12 में, और बाकी मिसलेनियस ऑडिट्स, मिसलेनियस मतलब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब, इन सब का ऑडिट सिखाया जाएगा चैप्टर 13 में। आई रिपीट, डिफरेंट एंटिटीज में 3 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 13। चैप्टर 10 आपको सिखाएगा कंपनीज का ऑडिट कैसे करने, चैप्टर नंबर 10। इज इट ओके? चैप्टर 12 आपको सिखाएगा बैंक का ऑडिट कैसे करना है, और चैप्टर 13 आपको मिसलेनियस एंटिटीज का ऑडिट सिखाएगा, जैसे कि स्कूल का, कॉलेज का, इन सब का ऑडिट कैसे करना है। तो दिस इज योर सिलेबस। वंस अगेन, कितने चैप्टर्स हैं ऑडिट के सिलेबस में? सर वी हैव टोटल 13 चैप्टर्स। चैप्टर 1 to 8 बेसिक्स, व्हाट इज द मैनर टू कंडक्ट ऑडिट, ऑडिट कैसे करेंगे, ये बात चैप्टर नंबर 9 कह रहा है, मैं सिखा के जाऊंगा बच्चों को। इज इट ओके टू ऑल? रिपोर्ट बनाने का तरीका कैसा होगा, रिपोर्ट कौन बनाएगा, कैसे बनाई जाएगी रिपोर्ट, ये सब कुछ चैप्टर नंबर 11 में सिखाया जाएगा। बीच में जो छूट गए 10, 12, 13, ये तीनों डिफरेंट एंटिटीज के चैप्टर है। डिफरेंट एंटिटीज का ऑडिट कैसे किया जाता है, ये बात आपको चैप्टर 10 जो बैंक कंपनी ऑडिट का है, चैप्टर 12 जो बैंक ऑडिट का है, और चैप्टर 13 जो मिसलेनियस ऑडिट का है, उसमें सिखाया जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो सिलेबस में भी कोई सवाल नहीं है, सिलेबस नोट डाउन कर लिया। अब दिस इज पैटर्न ऑफ एग्जाम। बेटे ये चीजें नोट करने को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें किताब में नहीं है आपको, लेकिन बार आप भूल सकते हो बाद में। अब बात पैटर्न ऑफ एग्जाम की आ गई। कम ऑन, हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? कम ऑन, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा? तो जवाब आपके सामने है। जो लॉ का पैटर्न था, जिन्होंने ग्रुप 2, ग्रुप 1 में लॉ का पेपर दिया होगा, उनको आइडिया होगा सेम ऑडिट का पैटर्न है। बेटा पेपर में 30 नंबर पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट होंगे पेपर के। पार्ट ए आपका एमसीक्यू होगा, जिसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू होंगे बेटा, इसमें दोनों तरह के एमसीक्यू मिलेंगे आपको। केस स्टडी बेस्ड जो बड़ा सा एमसीक्यू होगा, और नॉर्मल सिंपल एमसीक्यू भी मिलेंगे। दोनों तरह के मिक्स एमसीक्यू होंगे 30 मार्क्स में। इज इट ओके? अब बात आई 30 मार्क्स के एमसीक्यू के बाद 70 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब होगा क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको लंबा लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन मिक्स होंगे, कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। 70 मार्क्स का जो पार्ट बी होगा आपका पेपर का, वो 70 मार्क्स का होगा। क्या बात क्लियर? क्या इतनी सी बात क्लियर? 70 मार्क्स के पेपर को अगर हम डिवाइड करें, 70 मार्क्स, अब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, ईच ऑफ 14 मार्क्स। आई रिपीट, टोटल 6 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जिसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, बट क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा। क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स होगा, वो कंपलसरी होगा। तो 14 नंबर का ट्रू फॉल्स कंपलसरी होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 में ये 5 क्वेश्चन होंगे, आप इसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट कर लेना।
क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स कंपलसरी होगा, उसके बाद क्वेश्चन 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। अब बेटा देखो, कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं, बड़ी हंसी की बात आती है, कई बच्चे क्या बोलते हैं पता है, कहते हैं देख भाई 30 नंबर के एमसीक्यू हैं और क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स 14 नंबर का है, 30 और 14 44, चल पास तो हो ही जाएंगे ऑडिट में। क्या बोला, 30 नंबर का क्या है एमसीक्यू और इधर अपना 14 नंबर का क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स है, ये भी कंपलसरी अटेम्प्ट करना, तो 14 का ट्रू फॉल्स और 30 के एमसीक्यू, टोटल 44 मार्क्स का पेपर हो गया, चल ऑडिट में तो पास हो ही जाएंगे। और बेटा बहुत अच्छी सोच है, ऑडिट में तो पास हो ही जाएंगे, बहुत अच्छी सोच है, ऑडिट में पास हो ही जाएंगे, लेट्स थिंक पॉजिटिव। लेकिन होते होते तो बात ही क्या थी, लेकिन होते होते तो बात ही क्या थी, यहां तो बड़े बड़े बच्चे जो इंटर्नशिप 3-3 साल की पूरी करके आ गए, वो भी बोलते हैं सर समझ नहीं आ रहा, रियल लाइफ में इतने ऑडिट कर लिए लेकिन साला पेपर पास ही नहीं हो रहा। क्या मेरी बात क्लियर? पेपर ऑडिट का पास नहीं कराता बेटा, झटके बड़े देता है बच्चों को। मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। फिर पास क्यों नहीं होते बच्चे सर? बता दूंगा थोड़ी देर में, आप अपने आप समझ जाओगे क्लास के आगे आगे जाके कि बच्चे क्या गलती करते जो पास नहीं होते इस पेपर में। ये पैटर्न ऑफ एग्जाम प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास टाइम है, बिकॉज ये बुक में नहीं है कहीं पे भी। 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, जिसमें केस स्टडी एज वेल एज सिंपल एमसीक्यू दोनों मिलेंगे आपको। इज इट ओके? 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इज इट ओके? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 5 क्वेश्चन ईच ऑफ 14 मार्क्स। फोटो खींचने फोटो खींच लीजिए इसकी, या आपने इसको लिखना है लिखिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। यस, मेरा सवाल नेक्स्ट। देखो बेटा, मैंने आपके साथ सिलेबस की बात कर ली, आपके साथ पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात कर ली। क्या बात क्लियर? आई हैव डिस्कस विद यू ऑल दी स्टफ। ठीक है, अब मेरा सवाल आप लोगों से, बेटा आपको मेरी तरफ से 2 बुक्स मिलेंगी, मिल गई होंगी आपको या मिल जाएंगी। क्या बात क्लियर? बुक नंबर 1 पूरा ऑडिट बुक 1 में ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में होगा। आपका ऑडिट ये फ्लो चार्ट फॉर्मेट में आपको मिलेगा। बुक जो होगी वो डिस्क्रिप्टिव बुक, लेकिन वो इस तरह से होगी, आपके सारा फ्लो चार्ट फॉर्म में आपकी पूरी बुक होगी। क्या बात क्लियर? जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे बोल्ड भी होंगे और अंडरलाइंड भी होंगे, आप देख सकते हैं। तो बुक 1 जिसमें पूरा ऑडिट आपको मिलेगा, 13 के 13 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, लेकिन सारे चैप्टर्स फ्लो चार्ट मैनर में होंगे। क्या बात क्लियर? एनी सवाल? बुक नंबर 2, बुक नंबर 2 में आपका क्वेश्चन बैंक होगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व्ड मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस सॉल्व्ड होंगे। मैं अपनी क्लास में दोनों बुक्स यूज करूंगा, फ्लो चार्ट से आपको पढ़ाया करूंगा। जब क्लास का एंड का टाइम होगा तो उस समय, या एंड का क्या, बीच बीच में जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो साथ साथ ही हम कवर करते रहेंगे। क्या बात क्लियर? तो आपको मेरी तरफ से 2 बुक्स मिलेंगी। बुक 1 मैंने आपको दिखा दी। क्वेश्चन बैंक, अभी ये बुक आपके सामने क्वेश्चन बैंक के फॉर्मेट में आएगी। क्वेश्चन उसमें सारे होंगे विद सॉल्यूशंस होंगे, जैसे टॉपिक का नाम होगा, क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के बन सकते हैं या बने हैं विद देयर आंसर्स। क्या बात क्लियर है? एनी सवाल? बिना कोई बात किए कैन वी प्रोसीड विद द ऑडिट? यस, बिना कोई बात किए कैन वी प्रोसीड with the audit? Now let's start. What is audit? Come on. What is audit? मेरा सवाल तुम लोगों से, ये ऑडिट है क्या? हमने देखो देसी भाषा में बोल दिया ऑडिट क्या है। ऑडिट का मतलब कोई चीज चेक करना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी टेक्निकल भाषा पे आ जाती है। इज इट ओके? आर यू रेडी विद इट? देखिएगा, सुनिएगा। ऑडिट का मतलब एग्जामिन करना, वेरीफाई करना, या आप कह सकते हैं चेक करना।
यही बोला था हम लोगों ने, व्हाट इज ऑडिट। तो जवाब है, अब हम ना एक्चुअली डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये पहले बेस बना रहा हूं डेफिनेशन का, एक बार बेस समझ आ गया फिर डेफिनेशन पढ़वा दूंगा। क्या बात क्लियर? व्हाट इज ऑडिट, मैंने जवाब लिखा, ऑडिट का मतलब एग्जामिन करना, कोई चीज वेरीफाई करना, कोई चीज चेक करना। कौन चेक करेगा? जो चेक करेगा उसको क्या बोला जाएगा? ऑडिटर। ऑडिटर क्या चेक करेगा? देखो मैंने आपको बोला था चेकिंग किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ अपनी क्लास में अब किसकी बात करेंगे? अकाउंट्स की। ऑडिटर अकाउंट्स की चेकिंग करता है। अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स की क्लास को याद करो, वो डेटा चेक करता है, वो जर्नल एंट्रीज चेक करता है, वो बुक्स चेक करता है, बुक्स के बाद वो टीबी क्या होता है बच्चों? ट्रायल बैलेंस चेक करता है। ट्रायल बैलेंस के बाद एफएस मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कमिंग बैक, वो डेटा चेक करेगा, वो जर्नल एंट्रीज चेक करेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट, जो लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं वो भी चेक करते हैं ऑडिटर्स, ट्रायल बैलेंसेस चेक करते हैं ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। अगर इन पांचों को, पांच कौन कौन? डेटा, जर्नल्स, बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन पांचों को एक नाम से बुलाना हो तो ऑडिटर क्या चेक करता है? ब्रैकेट में पढ़ो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बात क्लियर? ऑडिटर क्या चेक करता है? ऑडिटर कंपनी की, अगर वो कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करेगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्लियर है? वो डेटा, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जर्नल एंट्रीज, कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो 3 बुलेट्स आपके सामने है। आई रिपीट माई वर्ड, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट का मतलब कोई चीज एग्जामिन करना, कोई चीज वेरीफाई करना, कोई चीज चेक करना। ठीक है भाई लोग? कौन चेक करेगा? जो चेक करेगा उसको क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा ऑडिटर। नेक्स्ट सवाल, इतनी बात समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर बेटा, ऑडिट किसी भी चीज का हो सकता है, आपके डेटा का, आपकी जर्नल, सब कुछ चेक होता है ऑडिट जब हम करते हैं तो। क्या बात क्लियर? ऑडिट किसका हो सकता है? क्या इंडिविजुअल के अकाउंट्स चेक हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स चेक हो सकते हैं? यस। एलएलपी के भी अकाउंट्स चेक हो सकते हैं, कंपनीज के भी अकाउंट्स चेक हो सकते हैं। स्टेट्यूटरी की स्पेलिंग गलत हो गई, स्टेट्यूटरी कंपनीज याद होगा आपको। स्टेट्यूटरी कंपनीज कौन सी कंपनीज होती थी? जिनका स्पेशल एक्ट होता था, एलआईसी, सीए इंस्टीट्यूट, दीज आर स्टेट्यूटरी कंपनीज, इनका भी ऑडिट हो सकता है। इवन एनपीओ, एनपीओ स्टैंड्स फॉर बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट तो इनका भी हो सकता है। ऑडिट तो किसी का भी हो सकता है, ये क्यों बोलना? देखो हमारा फोकस कंपनीज के ऑडिट पे रहेगा, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन ऑडिट तो किसी का भी हो सकता है। ये सब एंटिटी तो है, अगर इन सबको एक नाम से बुलाना हो, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कंपनी, स्टेट्यूटरी कंपनी, एनपीओ, इन्हें एक नाम से बुलाना हो तो मैं बोलूंगा एंटिटी। I repeat my words. What word I will be using? I will be using the word entity. ऑडिटर ऑडिट करके अपना ओपिनियन देता है। ऑडिटर बताता है, देखो मैं भी देसी भाषा बोल रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। ऑडिटर सारे अकाउंट्स चेक करके अपना ओपिनियन देगा, वो बताएगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके अकाउंट्स ठीक है या नहीं है। थर्ड बुलेट, वो क्या चेक करता है? वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करता है। पांचवा बुलेट, वो चेक करने के बाद अपना ओपिनियन देता है, वो बताता है कि आपके अकाउंट सही हैं, क्या आपकी बुक सही है, क्या आपका ट्रायल बैलेंस सही है, क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या सही नहीं है, वो अपना ओपिनियन देता है। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, अपने को इतनी सी बात क्लियर है? मेरे साथ एक बार जरा चेक करना, व्हाट इज ऑडिट? कम ऑन, लेट्स रिपीट। ऑडिट का मतलब कोई चीज एग्जामिन करना, कम ऑन, कोई चीज वेरीफाई करना, वेरी गुड, कोई चीज चेक करना। चेक करने वाले को क्या बोला जाएगा? सर जो चेक करेगा उसको ऑडिटर बोला जाएगा। क्या चेक करता है ऑडिटर? ऑडिटर सर डेटा, जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, वो सब कुछ चेक करता है। सर ऑडिट किस एंटिटी का हो सकता है? सर ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, अलग किसी का भी ऑडिट हो सकता है। ऑडिटर ऑडिट करके अपना ओपिनियन देता है, वो बताता है क्या कंपनी, जिसका भी मान लो वो कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो वो बताएगा क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कंपनी के अकाउंट सही हैं या नहीं है। दिस इज ऑडिट बेटा, एज पर योर डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन पढ़ी नहीं है, अभी 2-4 मिनट और लगेंगे डेफिनेशन पे जाने से पहले। क्या ये स्लाइड सबको समझ आ गई? सर क्या हम स्लाइड्स को नोट करें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सर क्या स्लाइड की फोटो खींचे? ऑप्शन, अगर आपको कोई स्लाइड का कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसकी फोटो खींच सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, बट प्लीज नोट मत करना। बिकॉज होता क्या है ना, मैं चाहता हूं आप लोग सिर्फ मुझे सुनो, ध्यान से सुनो, समझो चीजों को। क्या क्लियर? अगर आपको कोई चीज वाकई लग रहा है यार नोट करने वाली चीजें सर ने स्लाइड पे अच्छा लिखा हुआ है, आप क्लिक कर लो फोटोज की। फोन तो सबके साथ में ही पड़े हुए। क्लियर? इज इट ओके? सर आप लिखवाएंगे बेटा, जहां जहां मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं खुद, जैसे आज आपकी अपनी क्लास में अभी तक आपने देख लिया होगा, कोई चीज जो मुझे जरूरत लगती है मैं लिखवाता रहूंगा वो आपको बीच बीच में। इज इट ओके?
बाकी आपको कोई अच्छी चीज लगे तो आप कुछ फोटो क्लिक करते रहो उसकी। इज इट ओके? कैन वी मूव? ऑडिट का मतलब चेक करना, प्रैक्टिकल बात करते हैं सर। अब सर कंपनीज के अकाउंट्स का ऑडिट कौन करता है? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। और भी कोई कर सकता है? नहीं सर, ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। कंपनीज का अगर होना है तो सीए के अलावा कोई और इंसान ऑडिट नहीं करेगा। ये बात कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 चीख चीख के बोलता है, चीख चीख के बोलता है, चीख चीख के बोलता है कि ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। सर थोड़ा खुशी होती है सेक्शन को पढ़ के ना, कसम से जब ये सेक्शन पढ़ता हूं ना मैं बड़ा खुश होता हूं। मैं कहता हूं यार मजा आ गया, ऑडिट की परमिशन और किसी को नहीं मिली। कंपनीज का ऑडिट सिर्फ कौन करेंगे भाई और बहनों? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात क्लियर? अब अगला सवाल आया, बिरलास की बात करती है। बिरलास, ये पिताजी और पापा जी आपने बेटा देखा ही होगा आपने। ये नीचे वाली जो फोटो आपको दिख रही है कुमार मंगलम बिरला जी की है। बीच में आईसीआई के प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं और ऊपर टॉप पे जो बुढ़े अंकल बैठे हैं वो आपके आदित्य विक्रम बिरला पिताजी, इनके बेटा जी नीचे बैठे कुमार मंगलम बिरला, ऊपर टॉप पे पिताजी बैठे आदित्य विक्रम बिरला। आई होप सबने बिरलास का नाम तो सुना है। अंबुजा सीमेंट इन्हीं का आता है। अरे बहुत कुछ है, बहुत बड़ा नाम है बिरला। टाटा बिरला दो ही तो नाम थे इतिहास में, रिलायंस तो बाद में बना। मेरा सवाल, चलो अभी हम इसमें नहीं है, मुद्दे की बात पे आते, कमन बैक। अब आपको पता होगा कुमार मंगलम बिरला जो समय बिरलास के चेयरमैन है, इस बिरलास के हेड है आज, पहले नहीं थे। पहले वो एक डायरेक्टर थे, क्योंकि पिताजी जब तक नहीं थे तब तक कुमार, जब पिताजी थे तो पिताजी हेड थे, कुमार जी छोटे थे, कुमार जी नॉर्मल डायरेक्टर थे, पिताजी चेयरमैन थे। लेकिन मैं तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है? पिताजी चेयरमैन थे, कुमार जी डायरेक्टर थे कंपनी में, कुमार जी सीए बने थे। कुमार मंगलम बिरला इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू शुड बी नोइंग दिस। वाओ, इट्स वेरी गुड टू सी। हाँ, आगे बात करते, गुड टू सी बाद में करेंगे। अब अगली बात सुनो, कुमार जी जब सीए बने तो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास आए, बिरला जी के पापा के पास, आदित्य विक्रम बिरला जी के पास हाथ जोड़ के बोले पिताजी मैं सीए बना हूँ। पिताजी बोले वाह बेटा, बहुत खुशी की बात। पापा मैं सीए हूँ, क्या मैं आपकी कंपनी का ऑडिट कर सकता हूँ? चेक करना है और कंपनी एक्ट में लिखा है ऑडिट सिर्फ सीए कर सकते हैं। पापा मैं सीए हूँ, पापा मैं ऑडिट कर सकता हूँ। तो बेटा ने पापा से क्या पूछा? पापा ऑडिट कर लूँ, आपकी कंपनी का ही ऑडिट कर लूँ? पिताजी का जवाब क्या था? कर दे बेटा, तेरी कंपनी है, कर ले। अब इनकी बसेरी कंपनी है। बेटा बोला मैं सबका कर दूं। पापा बोले बेटे सबका कर दे। बीच में आ गया आईसीआई का प्रेसिडेंट, बोला क्या बे क्या बोला? आप आईसीआई के प्रेसिडेंट की शक्ल देखिए। बोला क्या बे क्या बोला? मेरा सवाल, यस, क्या बे क्या बोला? क्या बोला बे? तो मंगलम बोला, कुमार मंगलम बिरला बोला भाई साहब मैं ऑडिट करने की बात कर रहा हूं पिताजी से। तो मेरा सवाल, सीए इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट क्या बोला? अबे ओए कुमार मंगलम बिरला, तू ऑडिट करना चाहता है किसी और कंपनी का कर ले, अपनी कंपनी का मत कर। कुमार मंगलम बिरला बोला क्यों, मैं अपनी कंपनी का ऑडिट क्यों नहीं कर सकता? तो आईसीआई का प्रेसिडेंट बोला देख भाई, तू अपनी कंपनी को उतना ईमानदारी से चेक नहीं करेगा जितना ईमानदारी से कोई दूसरा सीए करेगा। ऐसा क्यों बोला? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग सीए बनने के बाद अपने पापा की दुकान, फैक्ट्री, कंपनी का ऑडिट मत करना, क्यों? रीजन बताओ क्यों? आप लोग उतनी ईमानदारी से चेक नहीं करोगे क्योंकि पापा की कंपनी है। पापा की कंपनी में कोई गलती भी होगी ना तो भी आप पापा को बोल दोगे पापा गलती है ठीक कर लो यार। आप बायस्ड हो जाओगे, आप भेदभाव करोगे, आप अपने पापा की फ्रॉड्स, अपने पापा की कमियां बाहर नहीं लाओगे। सेक्शन 141 में ही लिखा है कि आप कंपनी का ऑडिट मत करना अगर आप कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर हो। आदित्य, ये जो हमारे भाई साहब है कुमार मंगलम बिरला, ये बिरलास का शेयर होल्डर तो होगा, डायरेक्टर तो है, मना कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई अपनी कंपनी का ऑडिट क्यों करेगा बेटा? ऑडिट तो कोई इंडिपेंडेंट आदमी करे। यहां पे एक वर्ड याद आया, ऑडिट कौन करे? कमन कमन कमन। क्या एक बच्चा, मेरा नाम अश्मीत सिंह है, मेरी कंपनी का नाम है अश्मीत सिंह क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, हाँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या मैं अपनी कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं? सर ये इंडिपेंडेंट कहां से होगा? आप तो अपनी कंपनी में खुद ही चेकिंग करते, फटाफट लिख दोगे सब कुछ सही है। चेकिंग तो सर कोई बाहर वाला आके करे तब मजा आएगा ना। मैं आपसे पूछता हूं, आपका पेपर अगर आप खुद चेक करोगे क्या आप ईमानदारी से चेक करोगे? ना सर, आप अपना पेपर करके बोलो मम्मी मेरा पेपर चेक कर दो, मम्मी भी थोड़ी बायस हो जाएगी। लेकिन आपका पेपर अगर आईसीआई चेक करेगा भाई और बहनों, आईसीआई तो इंडिपेंडेंटली आपका पेपर चेक करेगा। तो ऑडिट कोई भी कर सकता है या जो
कंपनी से इंडिपेंडेंट हो, वो चेक करेगा। सर जो कंपनी से इंडिपेंडेंट है, अब सर कौन कौन इंडिपेंडेंट है ये मुझसे क्या पूछ रहे, सेक्शन 141 से पूछना, पूरी लिस्ट दे रखी है कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल याद करा देता हूं। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई है, आपको ऑडिट करना अलाउड नहीं है उस कंपनी का। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है, आपको उस कंपनी का ऑडिट करना अलाउड नहीं है। अगर आपका उस कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशन है, आपको उस कंपनी का ऑडिट करना अलाउड नहीं है। अगर आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो, आपको उस कंपनी का ऑडिट करना अलाउड नहीं है। ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है बेटा। क्या बात क्लियर? तो व्हाट इज ऑडिट, मैंने आपको ये बड़ी बात सिखाई। कमिंग बैक, लेट्स हैव अ लुक ऑफ द डेफिनेशन। आइए बेटा, ये डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा। यस, मेरे सामने डेफिनेशन है। अगर आप लोगों को सबको समझ आ गया तो एक बार आराम से रीड करेंगे, कोई जल्दी नहीं है डेफिनेशन पढ़ने में अपन को। यार ऑडिट की डेफिनेशन है भाई साहब, पूरे बड़ी शिद्दत से बड़े ध्यान से अपन लोग इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अपन को कोई जल्दी नहीं। जल्दी है तुम्हें? मुझे तो नहीं है। क्या तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है? सर आपका नहीं कर रहा। बेटे घर वालों को पता है कि बंदा काम करने गया तो पढ़ के ही आएगा। तुम लोग भी पढ़ रहे हो बेटा, पूरी सिंसियरिटी से पढ़ो। तुम्हारे मम्मी पापा विल बी द फर्स्ट पर्सन जो सबसे ज्यादा खुश होंगे जब तुम सीए बनोगे। सर आप लोग खुश नहीं होंगे? बेटा देखो, हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। जब बच्चों के मैसेजेस आते हैं सर मैं सीए बन गया, हम क्या लिखते हैं? वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतने सारे बच्चे हैं, बच्चे बनते हैं, हमें खुशी होती है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारे पे इतने पैसे खर्चे, तुम्हारे को इतना बड़ा किया पाल पोछ के, सोचो वो कितने खुश होते होंगे जब तुम लोग बोलोगे पापा या मम्मा मैं सीए बन गया यार। तो बेटा पढ़ाई, जब देखो सीए के कोर्स को अगर तुम कर रहे हो, प्लीज बी सिंसियर विद योर कोर्स। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो ये गलत बात है बेटा। ऐसी सोच भी मत लो, ऐसी सोच भी मत लो कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। चलिए कमिंग बैक, लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन रीडिंग की। यस, मैंने कीवर्ड सारे अंडरलाइन कर रखे हैं। व्हाट इज ऑडिट लिखता है, एन ऑडिट इज एन यहां ऐड कर लो। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट वर्ड कहां से आया? मुझे लगता है बिरलास लाए इस वर्ड को। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत हो जाना। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, क्या बात क्लियर? एग्जामिनेशन, हम एग्जामिनेशन की जगह क्या वर्ड बोल रहे थे? ऑडिट चेक करने को बोलते हैं, ऑडिट वेरीफाई करने को बोलते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज का एग्जामिनेशन करता है ऑडिटर? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? कम ऑन, डेटा, जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सब चीजों का। क्या बात क्लियर? ऑफ एनी एंटिटी। ऑडिट तो किसी भी एंटिटी का हो सकता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी, कंपनीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, किसी भी चीज का, एनपीओ, किसी का भी ऑडिट हो सकते हैं। आगे लिखा, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो। नॉट का मतलब क्या है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। क्या बात क्लियर? एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इर्रिस्पेक्टिव मतलब चाहे कितना भी बड़ा उस एंटिटी का साइज या कितना भी छोटा उसका साइज क्यों ना हो, छोटी से छोटी कंपनी का भी ऑडिट हो सकता है, छोटी से छोटी एंटिटी का भी ऑडिट हो सकता है, बड़ी से बड़ी एंटिटी का भी ऑडिट हो सकता है। और लीगल फॉर्म, इर्रिस्पेक्टिव के साथ दोनों वर्ड आ रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म, मतलब उसका लीगल फॉर्म कैसा भी हो, चाहे वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो, उसको लीगली जैसी मर्जी हो वो ऑडिट सबका हो सकता है भाई। क्या बात क्लियर? ऑडिटर चेकिंग करता है, चेक करके वो अपना क्या देता है बताना। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। किस चीज पे ओपिनियन? देयर ऑन मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, किस चीज पे ओपिनियन बेटा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। वो बताएगा क्या यह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। क्या बात क्लियर? वो ये कमेंट करेगा क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। डेफिनेशन आपके सामने है, मैंने यहां रीड करने में टाइम नहीं लगाया, मैंने तो समझाने में टाइम ऑलरेडी लगा दिया था। कमिंग बैक वंस अगेन, एक बार डेफिनेशन और पढ़ते हो। एन ऑडिट इज एन, अच्छा एन वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आ गया था, सॉरी, फिर यहां एन की जरूरत नहीं है, सॉरी। एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किस चीज का? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है, विद प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। हाँ,
irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. कमिंग बैक एक बार फिर से मेरे साथ साथ स्लो स्लो बोलेंगे. एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किस चीज का? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑफ किस एंटिटी का? एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. क्या बात क्लियर? सब लोग मेरे साथ साथ बोलो. समझ आ गया? एक बार और बोलोगे डेफिनेशन, बोल लेना अपने मन में. सब लोग अपने आप बोलो, मैं सुन रहा हूं. बोलो बोलो बोलो. एन ऑडिट, कम ऑन, इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं. सर आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा. सिंसियरिटी से बोलो. Yes, very good. Legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Yes. क्या बात क्लियर? हाँ जी बोलो. ये क्या बात समझ आ गया सबको इतना? यस. मेरा सवाल आई होप आपको इतना क्लियर है. यस. कैन वी मूव? ओके. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर को क्या अश्योर करना है? अश्योर मतलब क्या चीज की श्योरिटी देनी? ऑडिटर जी ये 6 आंसर्स हैं, ये 6 बातें हैं जो आपको श्योर करनी है, इंश्योर करनी है. पहली बात, क्या हर एंट्री, किताब में जितनी भी एंट्रीज हैं, कंपनी की बुक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं, सबका एविडेंस है? कमन कमन कमन, मैंने क्या बोला? कंपनी की बुक्स में जो जो एंट्री है, क्या उसका एविडेंस है? मतलब भैया एक बात बताना, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पीएनएल में एंट्री चढ़ाई टू इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, क्या इस एंट्री का सबूत होना चाहिए आपके पास? बिजली का बिल पे किया है तो उस बिल की कॉपी होनी चाहिए. चेक पे किया तो चेक की फोटोकॉपी होनी चाहिए. सैलरी पे करी तो सैलरी का सबूत तो आपके पास होना चाहिए ना, सैलरी का कोई कागज होना चाहिए. रेंट पे किया, रेंट का कोई सबूत तो होना चाहिए. एंट्री जितनी भी कंपनी ने चढ़ाई है, सबका सबूत, सबका एविडेंस है. मान लो कंपनी बोली हमने ये पेन परचेज किया, क्या इस पेन का बिल है कंपनी तेरे पास? कंपनी बोली हमने बुक्स परचेज करी, अरे यार तूने जो कुछ किया हर एंट्री का तेरे पास एविडेंस है, चेक करो ऑडिटर जरा. सेकंड, कोई एंट्री ऑमिट तो नहीं हो गई है? ऑडिटर डेटा सारा उठा के चेक करो, सारी एंट्रियां चढ़ी है ना. अब डेटा आपके इतना सारा डेटा होता है, एक एक सर एक एक चीज चेक करें, जितना डेटा है एंट्री से मिला के देखो कोई एंट्री छूट तो नहीं गई है, कोई एंट्री छूट तो नहीं गई है. मेरा डाउट बेटा, क्या बोल रहा हूं मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला देखो सारी एंट्री के सबूत है, सेकंड पॉइंट में कोई एंट्री ओमिट तो नहीं कर गई. एग्जांपल, सेल टू मिस्टर आहूजा, ये एंट्री डेटा में तो लिखा है सेल टू मिस्टर आहूजा, इसकी एंट्री ही नहीं डाली, एंट्री डालना भूल गए. देखो एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं इसको, है ना अकाउंट्स में इसको. अरे कोई एंट्री ओमिट तो नहीं कर दी तुम लोगों ने? कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा, उसके आर्टिकल्स चेक करेंगे. सर बड़ा बोरिंग सा काम है, इतने सारा डेटा उठा के चेक करो कोई एंट्री छूट तो नहीं गई. इसी का तो पैसा मिलता है भैया, इसी का तो पैसा मिलता है. सर ये तो कुछ भी नहीं है ऑडिटर के लिए, अकाउंट्स का तो वो बादशाह होता है. हाँ तो सारा डेटा लेके बैठ जाएगा, कहेगा मिलाओ इसकी एंट्री हुई है, इसकी एंट्री हुई है, इसकी एंट्री हुई है, इसकी एंट्री हुई है, देखो कोई एंट्री छूट तो नहीं गई है. क्या बात क्लियर? नेक्स्ट सवाल, सारे अकाउंट्स एज पर बुक्स बने, मतलब क्या है? जितने भी लेजर अकाउंट्स बने वो बुक्स से मैच कर रहे हैं. अकाउंट्स की भाषा में पहले बताओ बुक्स बनती है, बुक्स के बेसिस परचेज बुक, सेल बुक्स बनती है, फिर सारे अकाउंट्स बनते हैं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट. मेरा डाउट, मैं क्या बोल रहा हूं, बुक्स और अकाउंट्स आपस में मैच कर रहे हैं. अगर कैश बुक में लिखा है कि जनवरी का टोटल कैश बैलेंस 50 लाख था, कैश अकाउंट में भी 50 लाख ही चढ़ा है ना. क्या बात समझ आ गया? बुक्स और अकाउंट्स के आपस में मैच कर रही है. ऐसा तो नहीं है कि कैश बुक में लिखा है 5 लाख की सेल हुई और कैश अकाउंट में 50 लाख कर दिया. बुक्स अकाउंट से मैच कर रही है या नहीं, ये आप चेक करो ऑडिटर. परचेज बुक, सेल बुक्स, जितनी भी सब्सिडरी बुक्स आप लोगों ने बनाई है अकाउंट्स की क्लास में, सारी अकाउंट्स के साथ मैच कर रही है, बुक्स लेजर अकाउंट्स के साथ. क्या बात क्लियर? सर ये तो प्योर अकाउंटिंग चेक करने को बोल रहा हूं मैं. हाँ तो ऑडिट में ऑडिटर चेक क्या करते हैं? बोलो बेटा. पॉइंट नंबर 4, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग तो नहीं है?
अब मैं बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कर रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं? अगर हम कंपनीज की डेफिनेशन के हिसाब से बोले, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, दीज आर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है? मतलब बिल्कुल सही से बनी है ना, कोई इनमें कंफ्यूजिंग सी एंट्री तो नहीं है? कोई ऐसी चीज तो नहीं लिख दी आपने अपने P&L बैलेंस शीट में जो समझ ही नहीं आ रही? मान लो कंपनी के बैलेंस शीट में लिखा है चिंगपुंग 50 लाख। अब ये चिंगपुंग क्या होता है भैया? कंपनी बोली चाइना का गलती से वर्ड डाल दिया। चिंगपुंग का मतलब होता है करंट एसेट्स। कंपनी चपेट मारूंगा, करंट एसेट लिखना, ये चिंगपुंग क्या लिख रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि ये बात क्यों बोली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लियर है? अरे भाइयों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के घरों पे जानी है। कंपनी के शेयर होल्डर बैठ के पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सिर्फ शेयर होल्डर क्यों, कंपनी अपनी वेबसाइट पर डालेगी, और रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी, कंपनी लॉ में जो वर्ड पड़ा है आरओसी भी अपनी वेबसाइट पर डालेगा, दुनिया वहां से डाउनलोड कर सकती है। तो भैया इसमें तो कोई ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए जो कंफ्यूज कर रही है लोगों को। बोलो भाई और बहनों, क्या अपने को यह वाली बात समझ आ गया? कैन वी मूव? अपने को यह वाली बात क्लियर है तो मूव करते हैं क्या? अब पॉइंट नंबर 5 प्योर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस है। अगर आपकी कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं तो पॉइंट नंबर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के केस में पढ़िए। अगर आपकी कंपनी पे इंड एस लग रहे हैं तो उसके केस में पढ़िए। क्या आपने प्रॉपर चीजें डिस्क्लोज करी, डिस्क्राइब करी, क्लासिफाई करी, जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते थे? सपोज अब AS2 क्या बोलता है? स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक हमें दिखानी है तो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर पे दिखाना है, पूरा डिस्क्राइब करना है कि आपका WIP कितने, क्लासिफाई करना है चीज़ों को, WIP अलग करने हैं, फिनिश गुड्स अलग करने हैं, और अपना क्या कहते हैं रॉ मटेरियल अलग करने हैं। अलग अलग करने को बोलते हैं क्लासिफाई। चीज़ें क्या अलग अलग करी हैं AS के हिसाब से, ठीक से डिस्क्राइब करा कि क्या चीज़ WIP, क्या चीज़ क्लोजिंग स्टॉक है, क्या कैसे फिनिश गुड्स है, सब कुछ वैसे ही डिस्क्लोज किया। डिस्क्लोजर के स्पेलिंग गलत है मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, चीजें वैसे ही डिस्क्लोज करी जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे। मतलब पॉइंट नंबर 5 के लिए तो आप एक वर्ड बोलिए, क्या AS कंप्लाई हुए हैं सारे? अब सर इसका मतलब ऑडिटर को AS की नॉलेज भी होनी चाहिए। हाँ, तो इंटर और फाइनल में वो कर क्या रहा था? अकाउंट्स की क्लास में क्या उसने AS या NDS सुने नहीं क्या टीचर से? क्या बात क्लियर? मेरे को लास्ट पॉइंट क्या बोल के जा रहा है जरा सुन लो। ये पॉइंट ने तो भाई साहब जान निकाल दी सबकी। लास्ट पॉइंट, ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं कहूंगा लास्ट पॉइंट पे जोर ही मत दो, अभी 2 मिनट के लिए सोचो ही मत, पहले 5 पॉइंट्स देख लो। तुम्हें अगर वो समझ आ गए हैं तो मैं छठा पॉइंट पे जोर दूंगा। छठा पॉइंट 5 पॉइंट्स का जूस है, मतलब जितना 5 पॉइंट समझने में टाइम नहीं लगा ना, उतना छठे में लग जाएगा। पॉइंट नंबर 1, क्या सारी एंट्रीज के एविडेंस है? कोई ऐसी एंट्री तो नहीं चढ़ा दी बुक्स में जिसका एविडेंस ही नहीं है? एग्जाम्पल, सेल्स टू मिस्टर गुप्ता, इसका कोई इनवॉइस ही नहीं है, इसका कोई बिल ही नहीं है। अरे साहब ये तो गड़बड़ है। सेकंड, कोई एंट्री छूट तो नहीं गई है, कोई चीज चढ़ाना बुक भूल गए हो। थर्ड सवाल, सारी बुक्स और अकाउंट्स आपस में मैच कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग तो नहीं है, कोई उल्टा सीधा वर्ड, कोई उल्टी चीज एंट्री, कोई ऐसा तो नहीं है। पॉइंट नंबर 5, क्या डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है? चीजें वैसे ही डिस्क्लोज, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन की गई है, क्लासिफाई की गई है जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या अकाउंट्स, जितने भी कंपनी के अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है, फेयर है? ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या कंपनी के अकाउंट्स देख के आपको सही लग रहे हैं ऑडिटर? आपको क्या ट्रू और फेयर लग रहे हैं? ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या आपको देख के वो सही लग रही हैं ऑडिटर? मैंने यहां पे वर्ड लिखा ट्रू एंड फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर देखो हम बोलते हैं ना वाओ, मेरी वाइफ ने खाना बनाया, मैंने बोला वाओ तेरा खाना बहुत स्वाद था। फेयर, मैंने बोला तेरा खाना फेयर है। फेयर मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। फेयर का मतलब हमारी भाषा में ऑलमोस्ट सही है। पॉइंट नंबर 6, क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सही? ऑलमोस्ट का मतलब लगभग लगभग सही है। मतलब अगर कंपनी के अकाउंट्स चेक करने पे तुम्हें थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है, थोड़ी बहुत लग रही है, तो कोई बात नहीं, लिख देना अकाउंट्स बिल्कुल सही है। अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ है फिर लिख देना अकाउंट सही नहीं है। ट्रू एंड फेयर का मतलब ऑलमोस्ट सही है। ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है। मैंने यहां ट्रू एंड करेक्ट नहीं लिखा, पहले यहां करेक्ट हुआ करता था। जब यहां वर्ड होता था ना ट्रू एंड करेक्ट, तो उसका मतलब क्या था कि अकाउंट्स 100% सही है, अकाउंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है।
अब यहां पे करेक्ट वर्ड हटा दिया, यहां वर्ड ठोक दिया फेयर, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए। ऑडिटर ऑडिट करके ये बता दो क्या ऑलमोस्ट चीजें सही हैं, छोटा मोटा गड़बड़ है कोई बात नहीं। ऑडिटर मेरा सवाल देखो, यस मेरा डाउट, मैं इस स्लाइड पे भी नहीं जाने को बोलूंगा आपको। यस मेरा डाउट, मैंने क्या बोला आपको जरा देखो, मैंने एक वर्ड बोला, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? क्या पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट हमें क्या दिखाता है बच्चों, प्रॉफिट या लॉस? क्या ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये ट्रू एंड फेयर है? ट्रू एंड फेयर मतलब ऑलमोस्ट सही है। मान लो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है 72 लाख का, 72 लाख का, क्या ये ट्रू और फेयर है, मतलब ऑलमोस्ट सही प्रॉफिट है? सर मान लो ये थोड़ा सा ओवर स्टेटेड है, कितना ओवर स्टेटेड है सर, 20,000 से ओवर स्टेटेड है या 10,000 रुपए से ओवर स्टेटेड है। अब 72 लाख के प्रॉफिट में 10,000 रुपए का हेयर फेयर है, इतना तो चलेगा। 72,000 का हेयर फेयर है, मैं बोलूंगा प्रॉफिट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। अब 10,000 के लिए मैं नहीं बोल सकता ना, नहीं नहीं गड़बड़ है, ये तो खराब है बहुत ज्यादा। लेकिन 72 लाख के प्रॉफिट में अगर 10 लाख का प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है या 10 लाख से प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है, 72 लाख के प्रॉफिट में 10 लाख का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, क्या मुझे बोलना चाहिए इतना तो चलेगा? नहीं सर, अब तो आपको लिख देना चाहिए कि पीएनएल इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बिल्कुल सही बात। कहने का मतलब अगर आपको गलती देख के लगता है यार इतना तो नजरअंदाज कर देना चाहिए तो बोल देना ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर आपको लगता है नो यार ये तो बहुत ज्यादा गलती है तो लिख देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। पीएनएल का एग्जांपल, सेम एग्जांपल बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में सारे एसेट्स देखो, सारी लायबिलिटी देखो, देख के लग रहा है हाँ सही है, ऑलमोस्ट सही है। ऑलमोस्ट मैं बार बार बोल रहा हूं 100% एक्यूरेसी पे मत जाना, 100% एक्यूरेसी मिलेगी नहीं आपको, लेकिन ऑलमोस्ट चेक कर लो कि ऑलमोस्ट सही है। थोड़ा बहुत गड़बड़ छूट जाए छोड़ दो उसको। सर आपका कहने का मतलब कि अगर हम 100 करोड़ की एक कंपनी है, मान लो रिलायंस है, उसके 100 करोड़ के एसेट है, उसमें अगर 5-7 लाख के एसेट की गड़बड़ है तो इसके लिए क्या मुझे ये लिखना चाहिए नो इट इज नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू? नहीं बेटे, 100 करोड़ के एसेट्स में अगर 2-4-5 लाख का एसेट ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई बात नहीं। आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए कि यार मेजर तो सारा सही है, 1-2 लाख के प्रॉफिट 100 करोड़ में 2-4 लाख का प्रॉफिट कोई मेजर इफेक्ट नहीं डालेगा। क्या बात क्लियर? ऐसे लायबिलिटीज चेक करो कि ऑलमोस्ट वो भी सही है। अगर पीएनएल भी ऑलमोस्ट सही है, बैलेंस शीट भी लगभग जितनी आपने चेक करी सारी सही है, छोटे मोटी गड़बड़ है उसमें तो हम बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। पीएनएल किस चीज का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे? ऑपरेशनल रिजल्ट्स का। ऑपरेशनल रिजल्ट्स माने पी प्रॉफिट्स या लॉसेस का। बैलेंस शीट किसका ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। ऑडिटर को यह बताना है क्या ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ छूट भी रहा है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं। ऑडिटर कांट चेक 100%। कभी ये मत सोचना ऑडिटर 100% कम चेक कर पाएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑडिटर चेक ही नहीं कर पाते। ऑडिटर कांट गिव 100% श्योरिटी। ऑडिटर आपको बस ये बता देंगे कि ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर मतलब क्या? उनके हिसाब से ठीक है, लगभग ठीक है। दे कांट गिव यू 100% श्योरिटी। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, मैंने 6 पॉइंट्स आपको बोले थे, मैं पहले अपनी पीपीटी पे जाता हूं, पीपीटी के बाद वापस आएंगे हम इसके ऊपर। यस ओके, मैंने क्या बोला? 6 पॉइंट्स थे, देखते हैं मेरे बच्चों को लर्न है। पहला पॉइंट मेरे को बिना देखे स्लाइड मैंने अभी लगाई नहीं आपके सामने। पहला पॉइंट क्या हर एंट्री का एविडेंस है, कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हो गई। थर्ड सवाल, क्या बुक्स और अकाउंट्स आपस में मैच कर रही है? ग्रेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग तो नहीं है? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें डिस्क्लोज, डिस्क्राइब और क्लासिफाई की गई? लास्ट सवाल, क्या अकाउंट्स ऑलमोस्ट सही है? क्या अकाउंट्स ऑलमोस्ट सही है? बोलो बेटा, क्या इतनी सी बात क्लियर है अपने को? आइए अब हम लोग पहले बुक से इतना पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके यस, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके
द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, ये पर्सन कौन हुए भैया? ऑडिटर के बारे में बात हो रही है। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट, ऑडिटर जी अश्योर करिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट किसी को मिसलीड ना करे। एनीबडी मतलब पब्लिक को, गवर्नमेंट को, किसी को मिसलीड ना करे, क्योंकि सब लोग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। ऑडिटर जी ऑनेस्टली चेक करिए, ईमानदारी से चेक करिए। ये 6 बातें, ये वही 6 बातें हैं जिनका क्रक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए एक बार फिर भी किताब की लैंग्वेज देख ले जो पेपर में यूज करनी है अपन लोगों को। पहला, क्या सारे अकाउंट्स बुक्स, जितने भी अकाउंट्स बने हैं विद रेफरेंस टू दी एंट्रीज इन दी बुक्स ही बने हैं ना। मतलब अकाउंट्स जितने भी बनाए हैं सब चीजें एंट्री के आधार पे बनाए। कहने का मतलब क्या हुआ? पहले एंट्री डाली होगी, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सारे अकाउंट्स जो हमने बनाए वो एंट्रीज के आधार पे बनाए। सारी एंट्रीज के प्रॉपर एविडेंसेस हैं आपके पास। अब यहाँ पे एक वर्ड है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ये वर्ड पे मैंने स्टार लगा दिया। ये वर्ड बहुत आगे जाके अच्छे से क्लियर होगा। क्या सारी एंट्रीज के एविडेंसेस है ना आपके पास? कोई एंट्री आपने ओमिट तो नहीं कर दी प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन में? मतलब जिस समय आप अकाउंट्स बना रहे थे कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हो गई? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बुक्स में तो आपने लिखी नहीं, सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख दी हो? मतलब किसी चीज की एंट्री नहीं लिखी, सीधा पीएनएल में चढ़ा दिया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। ये अकाउंट्स का रूल ही नहीं है। क्या पता गलती हो गई हो, बुक में एंट्री नहीं चढ़ाई, सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके उठा के। कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर है, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब नॉट कंफ्यूजिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चीज कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना भैया, अनएम्बिगुअस ही है ना। एम्बिगुअस का मतलब कंफ्यूजिंग, अन लग गया वर्ड आगे, अन का मतलब अनएम्बिगुअस मतलब नॉट कंफ्यूजिंग। क्या सब कुछ प्रॉपर्ली क्लासिफाइड डिस्क्लोज हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? अब जिन कंपनी इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट है। अब कोई कंपनी बोले जी मेरे पे तो ये पॉइंट लग ही नहीं रहा क्योंकि मैं तो इंडिया फॉलो कर रही हूँ। भैया अगर तू इंडिया फॉलो कर रही है तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे रहा हूं मैं तेरे को। लास्ट सवाल, तेरे सारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? क्या तेरे ऑपरेशनल रिजल्ट्स मतलब क्या तेरे प्रॉफिट या लॉस बिल्कुल सही है? और क्या तेरे एसेट्स लायबिलिटी यानी तेरे बैलेंस शीट के अंदर भी सब कुछ ऑलमोस्ट सही है? ऑडिटर जी ये सब कुछ चेक करके कमेंट करो। क्या बात क्लियर? अगर हम क्वेश्चन बैंक की बात करें तो स्टडी मैट के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा दिखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे साथ, मैंने क्वेश्चन खोल दिया बोर्ड पे आपके लिए। हाँ जी, एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ ऑडिट, डेफिनेशन डाल देंगे यहाँ पे। हाउ वुड यू एज अ ऑडिटर परफॉर्म द ऑडिट, वही 6 पॉइंट्स डाल देना। आप कैसे परफॉर्म करोगे ऑडिट? 6 पॉइंट्स। क्या 6 पॉइंट्स थे मेरे साथ साथ बोलना? पहला पॉइंट, सारी एंट्रीज, कमन, सारी एंट्रीज के एविडेंस है। बिल्कुल सही बात, सारी एंट्रीज के एविडेंस है। यस, मेरा सवाल, कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हो गई है? बुक्स अकाउंट्स आपस में मैच कर रहे हैं, कमन, कोई चीज कंफ्यूजिंग तो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया गया है, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। क्या बात क्लियर है? बोलिए भाई और बहनों, कैन वी मूव टू नेक्स्ट प्रोसीड? हमने फर्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिया, बिना कोई चर्चा किए हम लोग आगे बात करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। कम ऑन, मेरे साथ साथ हेडिंग डालते हैं। सर हम लिखे? अरे आप क्यों लिख रहे हो, आपके तो नोट्स में सब कुछ है। मेरा डाउट, मेरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। कम ऑन, मैंने क्या लिखा हेडिंग? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग ऑडिट क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, स्टैंडर्ड SA 200 देगा। ये SA क्या है? S का मतलब स्टैंडर्ड, A का मतलब ऑडिटिंग, पूरा वर्ड है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग नहीं बोलना, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। नंबर क्या है? 200। अब SA 200 क्या है? ये स्टैंडर्ड का नंबर है। हमारे ऑडिटिंग के ना स्टैंडर्ड्स है, जैसे अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड AS, ऐसे ऑडिटिंग करने के भी स्टैंडर्ड्स है जिन्हें हम SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं। सर क्या बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं? हाँ आप कह सकते हैं 40-45 के आसपास तो हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सर हमारे कोर्स में भी हैं, आपके कोर्स में काफी सारे हैं, CA फाइनल में तो सारे ही हैं, इंटर लेवल पे कुछ है। स्टैंडर्ड नंबर 200 जो हम सबसे पहला स्टैंडर्ड है,
सर इतना लंबा नंबर, ये नंबर बेटा इंटरनेशनली यही नंबर है, वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, स्टैंडर्ड 200 का नंबर जो इंडिया में है बाहर भी वही है। हमारे जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये यूनिफॉर्मली सेम है सब जगह के। क्या बात क्लियर? तो मेरा स्टैंडर्ड 200 कहता है ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव हैं। क्या बात क्लियर? व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स? तो मेरा पहला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑडिटर तेरा पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन, मैंने क्या लिखा वर्ड, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। हमने जो अभी 5-7 मिनट पहले बोला सेम टू सेम बात यहां लिखी है। ऑडिटर तू रीजनेबल अश्योरेंस ले, ऑडिटर तू अपने आप को श्योर कर। जब तू ऑडिट कर रहा है ना तो तेरा पहला ऑब्जेक्टिव है अपने आप को श्योर करना। क्या श्योर करना? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल का मतलब ऑलमोस्ट अश्योरेंस, रीजनेबल का मतलब 100% श्योरिटी नहीं, ऑलमोस्ट श्योरिटी कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। बेटा व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल मतलब बड़ी, मिसस्टेटमेंट्स मतलब गलतियां। तुझे बताना है ऑडिटर, तुझे श्योरिटी देनी है। टू ऑब्टेन, ऑडिटर श्योरिटी दे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं। मैंने इसका मतलब क्या लिखा? मतलब श्योरिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेजर मिस्टेक्स या फ्रॉड तो नहीं है। ऑडिटर तुझे श्योरिटी लेनी है टू ऑब्टेन। ऑडिटर पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी गलतियां तो नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं छोटी मोटी गलतियां हो उसे नजरअंदाज कर दो, कोई बड़ा भयंकर कांड तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऑडिटर पहले इस पे अपनी सेटिस्फेक्शन बना देख, दो में से कोई एक सेटिस्फेक्शन बना ले, या तो बना ले कि मैंने पूरा चेक कर लिया कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, या फिर ये बोल दे नहीं जी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। दो में से एक आंसर दे दे, यस या नो। या तो बोल दे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल गलतियां नहीं है, या फिर बोल दे नहीं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो बहुत गलतियां हैं बड़ी बड़ी। अब ये मटेरियल का मतलब क्या है मैं फिर बोलता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। एग्जांपल 100 करोड़ की कंपनी में 2 लाख की मिस्टेक, कमान 100 करोड़ की कंपनी में मात्र 2 लाख की मिस्टेक, 0.002%। बताओ क्या ये बहुत बड़ी गलती है? नहीं सर। क्या हम बोल दें इस कंपनी में कि इस कंपनी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है? हाँ सर आप बोल सकते हैं तो छोटी मोटी गलती है, इतना तो चलता है सर। कह सकते हैं सर कि इस कंपनी में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कह दो ना। आप ऑडिटर सेटिस्फाई हो गए हो आपके मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ऑडिटर बोला जी सारा चेक कर लिया कहीं नहीं है, बस ये 2 लाख की गलती मिली है, तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल गलतियां नहीं है। एक और एग्जांपल आपको और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, 50 करोड़ की कंपनी में 50 करोड़ की कंपनी नहीं है, कोई एग्जांपल ध्यान से पढ़ते हैं। 50 करोड़ कस्टमर के अकाउंट में 1 रुपया इंटरेस्ट ज्यादा चला गया। हर कस्टमर के अकाउंट में एक रुपए का इंटरेस्ट ज्यादा चला गया तो क्या हो गया? 1 रुपए तो चलता है। अबे 50 करोड़ कस्टमर्स के अकाउंट, मान लो कोई बैंक है उसके 50 करोड़ कस्टमर है, सबके अकाउंट में 1-1 रुपया इंटरेस्ट ज्यादा भेज दिया उसने। 50 करोड़ कस्टमर के अकाउंट में 1-1 रुपए का इंटरेस्ट अगर ज्यादा चला गया तो इसका मतलब 50 करोड़ की गलती हो गई। क्या ये गलती मटेरियल है या ऐसे ये इग्नोर कर दे? अरे सर ये तो भयंकर गलती है, दिस इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपको क्या बताना है? ऑडिटर अपने आप को श्योरिटी लेनी है पहले कि क्या रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर मैं बार बार बोलता हूं ये रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है? मैं आपको 100% अश्योरिटी नहीं मांग रहा, अश्योरेंस का मतलब होता है श्योरिटी। मैं आपसे रीजनेबल श्योरिटी मांग रहा हूं ऑडिटर। रीजनेबल मतलब आई एम आस्किंग यू मैक्सिमम। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे 100% श्योरिटी दो, आई एम सेइंग ऑडिटर मुझे मैक्सिमम श्योरिटी दे दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब यहां मेरी ना आपको एक रिक्वेस्ट है, दोनों वर्ड्स को ना अलग अलग रखो। रीजनेबल अश्योरेंस को अलग वर्ड रखो, मटेरियल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को अलग वर्ड रखो। अब मेरा डाउट, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, जरा मेरी बात को समझना 1 मिनट। यस, कोई बच्चा मेरी बात को जवाब देगा ध्यान से सोच के मैंने क्या बोला। यहां पे एक वर्ड है रीजनेबल अश्योरेंस और एक वर्ड है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैं इन दोनों वर्ड्स पे आपको बोलूंगा कि अलग अलग सोचिएगा। व्हाट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स? बिग मिस्टेक्स। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम बिग मिस्टेक्स? ऑडिटर बोला जी मैंने चेक कर लिया।
बताओ ऑडिटर क्या बिग मिस्टेक्स हैं? बोला नहीं। अब ऑडिटर लिखता है आई अश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, ऑडिटर ये अश्योर कर रहा है। ठीक है बच्चों, ऑडिटर ने पूरा चेक कर लिया, वो ये श्योरिटी दे रहा है आई अश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब ये जो वो अश्योरेंस दे रहा है, क्या ये 100% श्योरिटी है? क्या वो 100% अश्योर करता है कि कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं सर, वो 100% अश्योरेंस नहीं देता। वो ये कह सकता है कि मैं 99% श्योर हो सकता हूं, 1% श्योर, 100% श्योर नहीं हो सकता। बेटे 100% श्योरिटी को बोलते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस। 99% या 98% या 95, आप जो भी बोले, इसे बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। मेरी बात समझना। ऑडिटर कह रहे जी मैं श्योर करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं है। क्या ऑडिटर ये 100 एब्सोल्युटली बोल रहा है कोई गलती नहीं है, या वो मैक्सिमम श्योरिटी दे रहा है? तो आंसर इज ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता। अगर वो कह रहे हैं ना आई अश्योर, तो उसके अश्योरेंस को आप मैक्सिमम अश्योरेंस समझ सकते हो, बट 100% मत समझना। बिकॉज बेटा ऑडिटर भी एक इंसान है, कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं जो उसको भी नजर ना आई हो। क्या पता कोई बड़ी गलती छूट गई हो जो उसे भी नजर ना आई हो। अगर वो ये 100% कह रहे, मैं 100% कहता हूं कोई गलती नहीं है, तो ऑडिटर फंस जाएगा। ऑडिटर भी एक इंसान है, उसके पास भी टाइम और रिसोर्सेज की कमी है, वो नहीं कह सकता कभी कि आई अश्योर यू 100%। चेक करने वाला ऑडिटर हमें 100% अश्योरिटी नहीं देगा, वो हमें मैक्सिमम श्योरिटी दे देगा कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं कोई गड़बड़ नहीं है। बट उसकी श्योरिटी है जो मैक्सिमम श्योरिटी होगी, कभी ये मत बोलना कि वो तुम्हें 100% श्योर कर देगा। ऑडिटर 100% श्योर कह ही नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? ऑडिटर कांट बी 100% श्योर, दे कैन गिव अस मैक्सिमम श्योरिटी बट दे विल नेवर गिव अस 100% श्योरिटी। बिकॉज कुछ गलतियां ऐसी होती है जो उनके भी नजरों के आगे से निकल गई, जो उनको दिखी ही नहीं, जो कंपनी ने छुपा रखी थी। अब मान लो कोई बड़ा फ्रॉड है, उसको दिखा ही नहीं, कंपनी ने बहुत तरीके से छुपा रखा है, उसने सब कुछ चेक करा, उसने अश्योर कर दिया कि आई श्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, लेकिन एक फ्रॉड था कंपनी में। सर उसकी एश्योरेंस 100% थोड़ी है, वो 90% या 95% एश्योरेंस दे रहा है। अब ये मैथमेटिकल भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो मैथ्स यूज ही नहीं करता ऑडिट की क्लास में, मैं तो सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि वो एक मैक्सिमम एश्योरेंस देगा, लेकिन वो 100% श्योरिटी नहीं दे सकता। बेटा मैं तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग हमें रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं और बहुत कम लोग हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं। अब मैं बीमार हो गया भाई, डॉक्टर के पास गया, मैं कहा डॉक्टर साहब कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। कहता क्या हो रहा है? मैंने कहा पेट में दर्द होती है। कह रहा है शायद आपको और क्या होता है? मैंने कहा वॉमिटिंग सी आती है। तो डॉक्टर क्या बोला? मुझे लगता है शायद आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। बेटे अब आप बताना, डॉक्टर क्या 100% श्योर है मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, या वो एक मैक्सिमम श्योरिटी दे रहा है कि शायद आपको फूड पॉइजनिंग हो गया? सर वो 100% श्योर नहीं है, ही इज नॉट 100% श्योर। वो उसका तजुर्बे से कह रहा है शायद आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, बट इज नॉट 100% श्योर। तो इसका मतलब जितने भी डॉक्टर से दे गिव अस रीजनेबल एश्योरेंस और दे गिव अस एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर दे गिव अस एब्सोल्यूट एश्योरेंस? नो, डॉक्टर्स नेवर गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दे ऑलवेज गिव रीजनेबल, मैक्स टू मैक्स एश्योरेंस दे देती है। अब एक मेरा पेशेंट हॉस्पिटल में पड़ा है, मरने की कगार पे है, मैं डॉक्टर साहब ये बच तो जाएगा ना? बोले उम्मीद है। उम्मीद है का मतलब क्या हुआ? इज ही 100% श्योर कि वो बचेगा, या ऑलमोस्ट श्योर? सर ऑलमोस्ट श्योर, ही कांट बी 100% श्योर। लेकिन जब कोई बंदा मर जाता है ना, तो डॉक्टर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं कि ये मर गया। अब एक बंदे की बॉडी पड़ी, डेड बॉडी में, डॉक्टर साहब ये मर गया। बोला मैं कह सकता हूं शायद ये मर गया, आई एम नॉट 100% श्योर। मैंने कहा ओए मर गया, ओए ये वो मर गया, सांस नहीं ले रहा, आप ये देख ले। डॉक्टर ने देख के बोला आई अश्योर 100% ये मर चुका है। कहने का मतलब समझो, अगर कोई चीज पे आप बिल्कुल श्योर हो, अरे भाई बिल्कुल श्योर, तो वो होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अगर आप ये कह रहे हो भाई ऑलमोस्ट श्योर हूं, 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे, वो हमेशा क्या देंगे? कम ऑन, वो रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे। ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियां तो नहीं? तो ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कम ऑन, मेरा सवाल, मैंने आपके सामने क्या बोला? ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? यस
यस, ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। किस बात की एश्योरेंस के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी गलतियां तो नहीं है? किसी को समझ आया व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? अब मैंने आपके सामने ना एक क्वेश्चन लिखा, देखो क्या सर, मगर ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं लेता, वो 100% श्योर क्यों नहीं होता? तो जवाब है क्योंकि ऑडिट की भी तो कुछ लिमिटेशंस है। आप क्या सोच रहे हो ऑडिट होने के बाद अकाउंट्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे, ऐसा कोई गलती नहीं होगी जो उसमें छूट जाएगी? नहीं सर, ऑडिटर की भी कुछ लिमिटेशंस है। ऑडिटर के पास सर्च करने की कोई पावर थोड़ी ना होती है। ऐसा थोड़ी ना है अब मान लो क्लाइंट ने उससे कुछ चीज छुपा रखी है, अब वो क्लाइंट को कहता है जी बताओ, क्लाइंट कह रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं, क्लाइंट ने फ्रॉड छुपा रखे हैं। अब वो कोई सीबीआई का इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़ी ना है जो क्लाइंट के सारा कुछ तोड़वा देगा, दीवारें खुदवा देगा, क्लाइंट की सारी फाइलें खोल देगा। उसके पास पावर ऑफ सर्च थोड़ी ना ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरह। वो तो वही चेक करेगा जो क्लाइंट उसको बताएगा। ऑडिटर कांट भी 100% श्योर, क्योंकि उनके पास तो उतना ही डेटा जितना उनको दिया जाए उतना ही वो चेक करती है। वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरह क्लाइंट की दीवारें, सड़क, घर, मकान सब कुछ थोड़ी ना फोड़ देते देखने के लिए क्लाइंट ने कहाँ का क्या क्या छुपा रखा है। क्या बात समझ आया? ऑडिटर ऑडिट करने के बाद कभी ये मत बोलना कि कंपनी में कोई गड़बड़ छूटी नहीं होगी। हो सकता है कंपनी में कोई गड़बड़ छूट गई हो सर, बट ये तो गलत है ना। ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो उसको तो करने के बाद 100% श्योरिटी देनी चाहिए। नहीं दे पाते बेटे, ऑडिटर्स दे ही नहीं पाते। प्रैक्टिकल बात है, मैं झूठ क्यों बोलूं? बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हो सकते हैं जो कंपनी ने टिका टपा के छुपा रखे हो, ऑडिटर बेचारा ढूंढ ही ना पाए उनको। हालांकि ऑडिटर अपनी पूरी ताकत लगा देता है कंपनी की गड़बड़ ढूंढने में, बट कई बार बेटा ऑडिटर से भी ज़्यादा चालाक होते हैं कंपनी के अकाउंटेंट्स। वो ऐसे इसी तरीके से छुपा देते हैं फ्रॉड कि ऑडिटर के लिए भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ऑडिटर 100% श्योरिटी कैसे दे सकता है? ही कैन गिव ओनली मैक्सिमम एश्योरेंस, ही कांट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। बोलो भाई लोग, क्या बात क्लियर है? बोलो जी, क्लियर? मेरा सवाल, ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव हो गया रीजनेबल एश्योरेंस लेना। ऑडिटर बता भाई तू रीजनेबली सेटिस्फाइड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है? ऑडिटर बोला हाँ। अब रिपोर्ट कर दे भाई ये बात। ऑडिटर रिपोर्ट बना किस चीज पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो यही बात लिखेगा कि मैं लिखता हूं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं है या गलती है। वो बोलेगा मैं रीजनेबली श्योर होता हूं कि मिसस्टेटमेंट्स हैं या मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। दोनों में से कोई एक बात पे वो श्योरिटी देगा। या तो वो बोल देगा आई रीजनेबली श्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं है, या वो बोल देगा आई रीजनेबली श्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल गलतियां हैं। वो जो ये रिपोर्ट बनाएगा ना, रिपोर्ट बनाने के लिए बेटा इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं। रिपोर्ट एज पर एसईस मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिपोर्ट कैसे बनानी है, रिपोर्ट में क्या लिखना है, ये सब कुछ इंस्टीट्यूट ने बता रखा है स्टैंडर्ड्स के अंदर। हमारी रिपोर्ट सिंपल व्हाइट पेपर पे नहीं होती, पूरा फॉर्मेट है रिपोर्ट का। रिपोर्ट कैसे बनानी है, इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड नंबर 700, 701, 705, 706, बड़े सारे स्टैंडर्ड्स है जो अपन को सिखाते हैं कि रिपोर्ट कैसे बनानी है। ऑडिटर आप रिपोर्ट अपनी फाइंडिंग के हिसाब से बनाना, मतलब आपको जो जो ऑडिट में दिखा सब कुछ रिपोर्ट में लिखना। ऑडिट में जो जो चीजें नजर आई, फ्रॉड दिखे, एरर्स दिखे, क्या गड़बड़ दिखी, सब कुछ लिखना। पहले देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले अपने आप को रीजनेबल श्योर करो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं। जब आपको रीजनेबल श्योरिटी मिल जाए कि फ्री हैं या फ्री नहीं है, उसके बाद ये बात रिपोर्ट कर देना शेयर होल्डर्स को। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के कंपनी को देता है और कंपनी वो रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दिखाती है। क्या ऑडिट रिपोर्ट 100% श्योरिटी है? नो सर, ऑडिट रिपोर्ट एक रीजनेबल श्योरिटी है कि कंपनी में क्या चल रहा है, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव श्योरिटी, इट इज नॉट अ 100% श्योरिटी ये कंपनी में जो है, जो लिखा है बिल्कुल सही है। बोलो बेटा, क्या अपन को इतनी सी बात क्लियर है? बोलो, क्या आपको ऐसे 200 की भाषा समझ आ गई? यस। मेरा सवाल, कमिंग टू द नेक्स्ट सवाल। यस, ओके बेटा, आइए एक बार जरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं ऑडिट के। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट? कम ऑन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, कम ऑन। एज पर स्टैंडर्ड 200, क्या सर नंबर याद करना है? बिल्कुल करना है। एज पर स्टैंडर्ड 200, कम ऑन। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। यहाँ इंडिपेंडेंट ऑडिटर वर्ड क्यों आ रहा है? हम अज्यूम कर रहे हैं ऑडिट करने वाला बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए?
द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आर मतलब दो ऑब्जेक्टिव है तभी आर वर्ड आ रहा है यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज पे, अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल मतलब सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स? आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स? जब ऑडिटर आप श्योरिटी ले लो उसके बाद आप ये बात एक रिपोर्ट बना के लिख देना। उसमें रिपोर्ट किसके हिसाब से बनाना, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना। आपको जो ऑडिट में दिखा वो सब कुछ रिपोर्ट पे लिखना एज पर ऑडिटर्स फाइंडिंग। क्या बात क्लियर? बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां पे बेटा एक नोट लिखो, प्लीज लिखिएगा जरा नोट। ऑडिटर नेवर इश्यूज आपसे, ऑडिटर नेवर गिव्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ऑडिटर नेवर गिव्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस। I repeat my words, auditor never gives absolute assurance. Why beta? Auditor never gives absolute assurance. I repeat, auditor never gives absolute assurance because audit has its own limitations. Audit has its own limitations. पढ़ेंगे हम लोग क्या limitations होती हैं? Because audit has its own limitations. Auditor never issues absolute assurance. She never gives absolute assurance because audit has its own limitations. क्या बात क्लियर? अपन को समझ आ गया? यो ऑब्जेक्टिव क्लियर है? आइए ऑब्जेक्टिव पे देखते हैं क्वेश्चन आया। अप्रोच क्लियर है भैया, पहले समझेंगे फिर बुक से पढ़ेंगे, देन विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन बैंक। अभी ये क्वेश्चन बैंक में आपको ये एक रॉ क्वेश्चन बैंक मैंने दिखाया। क्वेश्चन बैंक बुक जो आपके पास है उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें, ठीक है। मेरा नोट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, लेट्स स्टार्ट। पहले डेफिनेशन पे क्या क्वेश्चन आया हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे क्या क्वेश्चन बने एग्जाम में या स्टडी मैट में देखते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज। ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता एंटिटी के नेचर, साइज या फॉर्मेट को लेके। जवाब दीजिए, ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है? कहता है ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता एंटिटी के नेचर, साइज और लीगल फॉर्म को देख के। ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव तो वही है जो ऐसे 200 में लिखे हैं दो ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे एंटिटी का नेचर कैसा भी हो, चाहे एंटिटी सीमेंट बनाने वाली एंटिटी हो, चाहे लैपटॉप बनाने वाली एंटिटी हो, साइज छोटा हो या बड़ा हो, फॉर्म एंटिटी कंपनी हो या कुछ और हो, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा बेटा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज, ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता, एंटिटी का साइज बड़ा हो छोटा हो इससे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना चेंज होगा। क्वेश्चन 2 स्टडी मैट में सीधा क्वेश्चन चिपका रखा है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। दो ऑब्जेक्टिव है, छेप देंगे। इवन बेटे आरटीपी में भी मई 2020 का जो आरटीपी आया उसके अंदर भी बेटा यही सीधा क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अगेन व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। मई 2019 का जो आरटीपी था उसमें भी यही क्वेश्चन, व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो बोलो बच्चों, क्या क्लियर है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट? यस, कैन वी मूव? तो लेट्स सम अप। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया अपनी बुक का। वाओ, एक सवा घंटे की क्लास में हमने एक पेज कंप्लीट कर लिया। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? टाइम नहीं देखते कितना टाइम लगा, कितनी देर में क्या हुआ। चीज समझ आने से मतलब है। व्हाट इज ऑडिट? कम ऑन, डेफिनेशन की बात करते हैं। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. क्या बात क्लियर? ऑडिटर को कितनी बातें एश्योर करनी है बेटी? ऑडिटर को 6 बातें एश्योर करनी है। पहली बात, क्या जितने भी अकाउंट्स बने बुक्स के आधार पे बने, बुक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं सबके एविडेंस हैं। थर्ड सवाल, कोई चीज ओमिट तो नहीं होगी। चौथा, सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पांचवा सवाल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोजर दिया। छठा, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या? मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है ना, जोड़ दो। ट्रू एंड फेयर को किससे जोड़ दिया मैंने? मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के साथ। ट्रू एंड फेयर तभी होगा जब बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होंगी। क्या मेरी बात समझ है? इंटरलिंकिंग बनाई मैंने 2 पॉइंट्स के बीच में। कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में? कहां गया मेरा पेन? ये देखो, ट्रू एंड फेयर तभी होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। यस, ओके। आप ऑडिटर साहब अपनी रिपोर्ट बना के दे दीजिए।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट की तरफ। आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया। अच्छे से इसको बेटे रिवाइज करना, अच्छे से इसको लर्न करना। जितने की पॉइंट्स हैं जो मैंने बोल्ड हाईलाइट कर रखे हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लो। अगर आपने इनको भी लर्न कर लिया ना, तो सेंटेंसेस आप बना लोगे, मुझे पता है। कीवर्ड्स आपके सेम होने चाहिए। क्या बात आपको इतनी सी क्लियर है बेटा? कैन वी मूव? यहां तक समझ आ गया? आज की क्लास में जो हमने किया वो डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन बैंक आपके सामने है, मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। पीपीटी में मैंने आपको जो समझाना था समझा दिया। इज इट ओके? तो कैन वी वाइंड अप टुडेज क्लास? आज की क्लास को यहीं पे शट डाउन करते हैं। बाय बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय टू ऑल। विल मूव इन लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। क्लियर टू ऑल? बाय बाय, हैव अ नाइस डे।